तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर रियो री इनकारनेट होकर एक बिल्कुल नए वर्ल्ड में जागता है। ये वर्ल्ड उसके लिए पूरी तरह से अनजान होता है। बाहर निकलकर वो इस नई दुनिया को ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है कि यहाँ सब कुछ कैसा है। तभी वो अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है और उसके हाथ में पानी आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो एक एंजल के सामने खड़ा होता है। एंजल उसे बताता है कि बहुत लंबे समय बाद कोई यहाँ आया है और ये जगह तुम्हारी आफ्टर लाइफ नहीं है। फिर वो एंजल रियो के सामने वही पूरा इंसिडेंट दिखाता है जिसकी वजह से रियो की मौत हुई थी। अब रियो को समझ आ जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है और वो अब रीइंकारनेट होने वाला है। इसके बाद रियो पूछता है कि उसे उस वर्ल्ड में क्या करना होगा। एंजल जवाब देता है कि तुम उस दुनिया में जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हें कोई खास काम देकर वहां नहीं भेजा जा रहा। ये सब सुनने के बाद रियो कहता है कि वो चाहता है उसकी लाइफ शांतिपूर्ण हो। फिर एंजल उसे बताता है कि जिस दुनिया में वो रीइंकारनेट होने वाला है उसे फी कहा जाता है। वहाँ बहुत से लोग मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। एंजल ये भी बताता है कि रियो सबसे ज़्यादा वाटर मैजिक के साथ कंपैटिबल है, इसलिए उसे वाटर मैजिक दिया जा रहा है ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके। इतना कहते ही एंजल रियो को उस वर्ल्ड में रीइंकारनेट कर देता है। साथ ही उसे एक घर और 2 महीने का राशन भी मिलता है। इसके बाद हम दोबारा एंजल को देखते हैं जो रियो के घर के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि इस घर पर कभी सीधा हमला नहीं हो सकता और तुम ऐसा समझ सकते हो कि इस पर एक बैरियर लगा हुआ है। घर के अंदर रियो को एक किताब मिलती है जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा होता है। वो हैरान होकर सोचता है कि उसने ये भाषा पहले कभी नहीं पढ़ी, फिर भी वो इसके आसानी से समझ पा रहा है। वहीं उसे एक और किताब मिलती है जिससे उसे मैजिक के बारे में जानकारी मिलती है। किताब पढ़ने के बाद रियो बाहर आता है और अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करने लगता है। उसे मैजिक यूज़ करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, यहाँ तक कि वो बिना किसी चांट के ही स्पेल यूज़ कर पा रहा होता है। फिर भी वो थोड़ा परेशान होता है और सोचता है कि अगर मैं इनकेंटेशन कर पाता तो और भी कूल होता। इसके बाद वो अंदर जाकर अपने वाटर मैजिक से बाथटब भरता है। फिर उसके मन में सवाल आता है कि पानी को गर्म कैसे किया जाए। इसके लिए वो बाहर आकर लकड़ियों को रगड़ने लगता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता और वो काफ़ी थक जाता है। तभी वो अपने सिर के ऊपर सूरज को देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद वो अपने सामने रखे पानी पर आइस मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी बर्फ में नहीं बदलता। वो समझ जाता है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा, तो वो कुछ और ट्राई करने का सोचता है। थोड़ी देर बाद रियो को समझ आ जाता है कि असल में आइस कैसे बनाई जाती है। अगले ही पल वो बर्फ बना लेता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उस बर्फ को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करता है और उससे लकड़ियों में आग लगा देता है। जब सारा पानी गर्म हो जाता है तो रियो आराम से बैठकर नहाता है और कहता है कि आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। नहाते वक्त वो ये भी सोचता है कि क्या वो अपने हाथों से गर्म पानी भी बना सकता है, लेकिन फिलहाल इन बातों को साइड में रखकर वो घोड़े बेचकर सो जाता है। अगली सुबह उठकर वो भरपेट खाना खाता है। तभी उसे याद आता है कि एंजल ने कहा था कि उसके पास सिर्फ 2 महीने का ही राशन है, उसके बाद उसे खुद ही हंटिंग करनी पड़ेगी। ये सोचकर रियो परेशान हो जाता है, क्योंकि हंटिंग के लिए उसे बैरियर के बाहर जाना होगा जहां मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर सकते हैं, और उसके पास फिलहाल सिर्फ एक नाइफ है। इन सब बातों से एक चीज़ साफ हो जाती है कि रियो को अब अटैक मैजिक सीखना ही पड़ेगा, वरना उसकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। इसके बाद वो बाहर आकर अपने वाटर एलिमेंट से वाटर बॉल्स बनाता है और उन्हें सामने की ओर फेंकता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि ये तरीका काम कर रहा होता है। लेकिन फिर वो महसूस करता है कि उसके अटैक में ज़्यादा पावर नहीं है, इसलिए वो कुछ और ट्राई करने का फैसला करता है। इसके बाद वो वाटर जेट इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी धार भी ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। ये देखकर वो थोड़ा निराश हो जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो फिर से एंजल के सामने पहुंच जाता है, जहां वो एंजल से पूछता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। मैजिक इस्तेमाल करने का एक बहुत ही सिंपल रूल होता है, तुम्हें बस इमेजिन करना होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी इमेजिनेशन होगी उतना ही पावरफुल तुम्हारा मैजिक होगा। काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद रियो का वाटर जेट पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अब वो काफी दूर तक भी जाने लगता है। इतना ही नहीं, वो गर्म पानी निकालना भी सीख लेता है, जिसे देखकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो आसमान में आइस भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो होता है। वो सोचता है कि आइस मैजिक तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं इससे एक अटैक बना पाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद वो एक आइस क्रिस्टल बनाकर उसे सामने की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जाता और पास में ही गिर जाता है। रियो को लगता है कि उसने कहीं ना कहीं गलती की है और आइस को पानी की तरह थ्रो करना थोड़ा मुश्किल है। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं।
अगर मैंने फाइट में इसका इस्तेमाल किया तो मेरी तो पक्की मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो हार मानने वाला नहीं होता और लगातार अपने मैजिक की प्रैक्टिस करता रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो अपने सारे मैजिक को अच्छे से कंट्रोल करना सीख चुका होता है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद उसे लगता है कि उसका पूरा माना खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। कुछ ही समय बाद वो काफी तेजी से आइस क्रिस्टल बनाना सीख जाता है। हालांकि उसमें अभी भी कई कमियां होती हैं। इसके बाद ये बंदा एक जुगाड़ लगाकर हंटिंग के लिए अपने बैरियर से काफी दूर निकल जाता है। आगे बढ़ने पर उसे नदी के पास क्वार्ट्ज मिल जाता है, जिसे पत्थर से रगड़कर वो आसानी से आग जला सकता है। इससे रियो की एक बड़ी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि अब उसे आग के लिए सूरज पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अब रियो हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन तभी अचानक वो नोटिस करता है कि उसके सामने एक बेहद खतरनाक जंगली बोर खड़ा है, जो सीधा उसी पर अटैक करने आ रहा होता है। ये देखकर रियो की हालत खराब हो जाती है और उसे वो हादसा याद आ जाता है जब ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। जैसे ही बोर उस पर अटैक करता है, रियो साइड में हट जाता है और सोचता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक मौजूद है तो मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ। तभी वो अपने आइस मैजिक से पूरे फ्लोर को जमा देता है। बोर फिसलते हुए आगे बढ़ता है और सामने लगे आइस के नुकीले कांटों से टकराकर वहीं मारा जाता है। सब निपटाने के बाद रियो वापस अपने घर आ जाता है और सोचता है कि इस वर्ल्ड के जंगली बोर तो इतने कमजोर हैं, फिर भी एक से लड़ते लड़ते मेरी हालत खराब हो गई, तो यहाँ के खतरनाक मॉन्स्टर्स कितने डरावने होंगे। इसके बाद वो फिर से वही मैजिकल बुक पढ़ने लगता है। वहां उसे ड्रैगन्स के बारे में पता चलता है और लिखा होता है कि ड्रैगन बेहद खतरनाक होते हैं। एक ड्रैगन पूरी की पूरी सिटी तबाह कर सकता है, इसलिए अगर कभी वो सामने आ जाए तो बिना सोचे समझे भाग जाना चाहिए। जैसे ही वो पेज पलटता है, उसे एक और एंजल के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसका नाम आकुमा होता है। ये एक फॉलन एंजल है और बेहद डेंजरस है। इस एंजल की ओरिजिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन एक बात साफ लिखी होती है कि जिस दिन ये तुम्हारे सामने आ गया, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यहीं से सीन शिफ्ट होता है, जहां रियो टार्जन की तरह जंगल में घूम रहा होता है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा हॉक उस पर अटैक कर देता है। रियो शील्ड बनाकर इधर उधर भागने लगता है। ये हॉक उसे मारने के लिए एयर स्लैश यूज करता है, लेकिन इसका सबसे खतरनाक अटैक उसकी चोंच से होता है। अब रियो समझ जाता है कि भागने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो भी पूरी तैयारी के साथ लड़ने का फैसला करता है और हॉक पर लगातार आइस अटैक्स करता है। लेकिन हॉक उनसे बचते हुए रियो के काफी पास आ जाता है। रियो तुरंत अपने चारों तरफ आइस की शील्ड बना लेता है। जैसे ही हॉक उससे टकराता है, उसके तो तोते उड़ जाते हैं। फिर भी हॉक हार नहीं मानता और लड़ाई जारी रखता है। रियो नोटिस करता है कि उसके अटैक से हॉक को काफी चोट लगी है। डर के मारे हॉक वहां से उड़ जाता है और रियो चैन की सांस लेता है। वो कहता है, अरे यार, बाल बाल बच गया, वरना आज तो पक्का मारा जाता। लेकिन अब उसकी पीसफुल लाइफ धीरे धीरे बिखरने लगती है। इसी चक्कर में वो अपने घर का रास्ता भी भूल जाता है। तभी उसके सामने सरकटा आ जाता है, जैसे देखकर रियो की हालत फिर से खराब हो जाती है। रियो की जिंदगी में ऐसी मुश्किलें लगातार आती रहती हैं। वो कई मॉन्स्टर से लड़ता है और धीरे धीरे अपनी एबिलिटीज को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाता है। यहाँ तक कि पानी के अंदर जाकर वो एक जायंट ऑक्टोपस को भी आसानी से हरा देता है। अब उसके वाटर जेट की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इतनी कि वो एक पत्थर को बीच से काट सकती है। अगले सीन में रियो फिर से सरकटे के सामने आता है और सोचता है कि एंजल ने जो बुक दी थी उसमें इसका कहीं भी जिक्र नहीं था, तो क्या ये कोई मॉन्स्टर है या फिर कुछ और। इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ये नाइट रियो को आसानी से हरा देता है और उसकी आइस शील्ड भी तोड़ देता है। हारकर रियो जमीन पर गिर जाता है और सोचता है कि मैं शायद इसे कभी हरा ही नहीं पाऊंगा, ये सच में बहुत स्ट्रांग है। रियो हर रात यहाँ इसलिए आता है क्योंकि उसे लगता है कि ये नाइट उसकी ट्रेनिंग कर रहा है। अब तक इस नाइट ने ना तो उसे मारा है और ना ही जानलेवा चोट पहुंचाई है। एक दिन सरकटा अपनी स्वॉर्ड रियो को दे देता है। रियो समझ जाता है कि शायद ये चाहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को मास्टर करूं। इसके बाद सरकटा वहां से चला जाता है। फिर हम दोबारा उसी हॉक को देखते हैं जो पहले से काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका होता है। जब वो रियो पर अटैक करता है तो रियो 5 लेयर की शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे काउंटर भी कर लेता है। लेकिन ये सिर्फ रियो को ऐसा लगता है, क्योंकि वो अटैक इतना कमजोर नहीं होता। उसकी सारी शील्ड्स टूट जाती हैं। फिर वो 10 लेयर की शील्ड बनाता है, लेकिन वो भी चकनाचूर हो जाती हैं। रियो उसे हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हॉक उसके सारे अटैक्स से आसानी से बच जाता है। फिर वो एक जोरदार चीख निकालता है, जिससे रियो की हालत और खराब हो जाती है। अब हॉक रियो पर लाइटनिंग अटैक भी करता है, लेकिन रियो किसी तरह बच जाता है। फाइट अब बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी होती है और हॉक रियो पर भारी पड़ने लगता है। जैसे ही हॉक उसे मारने के लिए सामने से आता है, रियो अपनी स्वॉर्ड से उस पर जोरदार वार करता है और हॉक मारा जाता है।
लेकिन हॉक को मारने के बाद रियो को बहुत पछतावा होता है। वो उससे माफी मांगता है, फिर अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी से निकालकर वहां से चला जाता है। तभी अचानक उसके सामने एक रेड कलर का ड्रैगन आ जाता है। रियो को याद आता है कि उसने पढ़ा था ड्रैगन दिखे तो दुम दबाकर भाग जाना चाहिए, लेकिन ये ड्रैगन टेलीपैथी के जरिए रियो से बात करने लगता है। रियो ये देखकर शॉक हो जाता है कि ड्रैगन उससे बात कर सकता है। ड्रैगन कहता है, मैंने बहुत समय से टेलीपैथी का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम किसी ऐसे हॉक से मिले थे जो हाल ही में इवॉल्व हुआ हो? डरते हुए रियो जवाब देता है, हाँ मिला तो था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। मुझे माफ करना, क्या तुमने उसे सच में जान से मार दिया? ड्रैगन आगे कहता है, तुम तो सच में कमाल के लड़के हो, और तुम्हारे पास ये अजीब सा वेपन कैसे है? जब रियो उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है तो ड्रैगन हैरान होकर कहता है कि ये तो फेरी किंग की स्वॉर्ड है। अगर फेरी किंग ने खुद ये तलवार तुम्हें दी है तो इसका मतलब साफ है कि वो तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। टाइम कैसे निकल गया दोनों को पता ही नहीं चलता। तभी रियो ड्रैगन से पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ड्रैगन जवाब देता है, मेरा नाम लेविन है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। रियो सोचता है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो काफी अजीब था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कभी किसी ड्रैगन से बात भी कर पाएगा, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ एंजल रियो के स्टैट्स चेक कर रहे होते हैं और अचानक वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं। ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की, इस बच्चे के पास एक रियल ट्रेट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एंजल सोचते हैं कि ऐसा आज से पहले सिर्फ एक बार हुआ था, वो भी 10,000 साल पहले, जब उन्होंने एक लड़की को दूसरे वर्ल्ड में रीइंकारनेट किया था। जिस हिडन ट्रेट की एंजल बात कर रहे होते हैं उसका नाम होता है एटर्नल यूथ, यानी ये इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा। अगली सुबह रियो को सी फूड खाने का मन करता है तो वो उस तरफ चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है कि सामने एक नाव टूटी हुई पड़ी है और आसपास कई लोग मरे हुए हैं। तभी उसकी नजर साइड में पड़ती है जहां एक लाल बालों वाला लड़का खांसते खांसते होश में आ जाता है। अब ये लड़का याद करने की कोशिश करता है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। उसे याद आता है कि जब वो सब अपनी शिप में थे तभी एक जायंट ऑक्टोपस ने उन पर अटैक कर दिया था। शिप पूरी तरह टूट गई और सब लोग पानी में बह गए। जैसे ही उसकी आंख पूरी तरह खुलती है वो देखता है कि वो अब भी जिंदा है। बाहर आकर वो सोचता है कि वो यहाँ तक पहुंचा कैसे। तभी उसके सामने रियो आ जाता है। रियो कहता है, चलो अच्छा है तुम बच गए। ये लड़का रियो को देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये बच्चा यहाँ अचानक कैसे आ गया, जबकि मैंने इसे बिल्कुल भी सेंस नहीं किया। हालांकि वो ये सारी बातें रियो को नहीं बताता और अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम एबल है। रियो भी अपना नाम बताता है और कहता है, मेरा नाम रियो है और सॉरी तुम ही अकेले बचे हो, मैं बाकी लोगों को नहीं बचा पाया। एबल जवाब देता है, कोई बात नहीं, वैसे भी वो सब स्मगलर्स थे। घर के अंदर आने के बाद दोनों खाना खाने लगते हैं क्योंकि एबल को काफी भूख लगी होती है। तभी एबल नोटिस करता है कि रियो के पास सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं। रियो कहता है, मेरे पास ना सुई है ना धागा, तो मैं अपने लिए कपड़े कैसे बनाऊं? एबल बोलता है, अरे यार दुकान से जाकर ले आ। रियो जवाब देता है, लेकिन यहाँ आसपास कोई दुकान ही नहीं है, यहाँ तक कि कोई इंसान भी नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। ये सुनकर एबल काफी शॉक्ड हो जाता है कि रियो यहाँ अकेला रहता है। रियो कहता है, वैसे मैं एक वाटर मेज हूँ, और वो अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाता है। एबल हैरानी से पूछता है, क्या तुम सच में मैजिक यूज कर सकते हो? एबल आगे कहता है, सेंट्रल प्रोविंस में भी आधे से कम लोग मैजिक जानते हैं, मुझे खुद भी मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर एबल कहता है, मुझे तुमसे एक बात कंफर्म करनी है, क्या तुम मुझे उसी जगह ले जा सकते हो जहां हम पहली बार मिले थे? रास्ते में चलते हुए दोनों बातें कर रहे होते हैं। एबल पूछता है, क्या तुम मैजिक करने के लिए डंडे का इस्तेमाल करते हो? रियो जवाब देता है, अरे यार मेरे पास डंडा ही नहीं है। फिर एबल कहता है, लगता है मैंने फिर से गलत सवाल पूछ लिया। इसके बाद एबल रियो से कहता है, तुम मेरे पीछे रहना, अगर सामने कोई मॉन्स्टर आया तो मैं उसे संभाल लूंगा। रियो बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें अकेले ऐसा करने नहीं दे सकता, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। एबल झुंझला कर कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अगर तुम बार बार मेरी मदद करोगे तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कुछ देर बाद दोनों उसी जगह वापस पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां बाकी के लोग गायब होते हैं। एबल कहता है, तुमने मुझे बिल्कुल सही टाइम पर बचा लिया, वरना मैं भी मारा जाता। रियो जवाब देता है, हाँ तुम लकी हो कि मैंने तुम्हें बचा लिया। एबल वहां कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिलती। फिर वो कहता है, वो चीज मुझे यहाँ नहीं मिली। तब रियो उससे पूछता है, तो अब तुम क्या करोगे? एबल कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोबारा लूनियर टाउन चला जाऊं और अपने दोस्तों को ज्वाइन करूं। मुझे ठीक से नहीं पता कि वो टाउन कहाँ है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद एबल रियो से पूछता है, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? ये तुम्हारे लिए एक तरह की जॉब हो सकती है,
मुझे रास्ता नहीं पता और तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्यों, है ना दोस्त? ये सुनकर रियो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, हम दोनों तो दोस्त बन चुके हैं। एबल मुस्कुरा कर कहता है, अरे हाँ, हम दोस्त हैं। रियो जवाब देता है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शाम के वक्त रियो आसपास की हर चीज को ध्यान से देखने लगता है। उसे याद आता है कि वो कैसे इस वर्ल्ड में आया था और कैसे अब तक यहाँ पर रहा। जब वो घर लौटता है तो एबल से कहता है, मैं किसी को गुड बाय कहने जा रहा हूँ, जिससे मुझे सिर्फ इसी वक्त मिल सकता है, यानी रात में। एबल सोचता है, मुझे तो लगा था कि इसका यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं इस मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। इसके बाद रियो उस नाइट के पास पहुंचता है और उसे धन्यवाद देता है। तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ तक जिंदा रह पाया। मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और आज हमारी आखिरी बैटल होगी, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, जहाँ रियो हार जाता है। जब नाइट वहाँ से जाने लगता है तो रियो कहता है, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। जाने से पहले नाइट रियो को गिफ्ट में एक कोट देता है और वहाँ से चला जाता है। रियो सोचता है, मैं इस कोट को बड़े गर्व के साथ पहनूंगा। इसके बाद दोनों वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और रियो वो कोट पहन लेता है। जाते वक्त वो आखिरी बार अपने घर को देखता है और पुरानी यादों को याद करता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों आगे बढ़ते हैं, उनके सामने खतरनाक जंगली बोर आ जाता है। एबल अपनी कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में उस बोर को खत्म कर देता है। रियो हैरान होकर कहता है, ओ, तो ये कॉम्बैट स्किल होती है, लेकिन ये आखिर है क्या? एबल समझाता है, ये कुछ खास टेक्निक्स होती हैं जिन्हें स्वॉर्ड्समैन और दूसरे फाइटर्स लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम तो एक मजिशियन हो, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। इसके बाद दोनों अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस बार उनके सामने लिजर्ड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। एबल तुरंत कहता है, हमें इनसे फाइट नहीं करनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक है, हम दोनों मारे जा सकते हैं। लेकिन रियो एक वाटर मेज होने की वजह से नोटिस करता है कि कई लिजर्ड्स पानी के रास्ते बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर एबल भी अलर्ट हो जाता है। एबल कहता है, इनकी संख्या काफी ज्यादा है, लगता है मुझे भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि रियो अपने मैजिक से सभी लिजर्ड मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा देता है। ये देखकर एबल चौंक जाता है, तुमने ना तो अपनी छड़ी यूज की और ना ही कोई स्पेल बोला, फिर तुमने ये सब कैसे कर लिया? रियो जवाब देता है, शायद वाटर मैजिक थोड़ा अलग होता है, इसलिए मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। एबल कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो। आगे बढ़ने से पहले रियो एबल को पानी ऑफर करता है ताकि दोनों हाइड्रेटेड रह सकें। चलते चलते दोनों बातें करते रहते हैं। तभी एबल रियो को एक कॉइन दिखाता है। रियो से देखकर हैरान हो जाता है, मैंने आज से पहले कभी कोई करेंसी नहीं देखी। रास्ते में एबल उसे अलग अलग एम्पायर्स के बारे में बताता है और कहता है कि एक डेबुआ एम्पायर भी है। रियो हंसते हुए कहता है, ये कैसा नाम है, डेबुआ? थोड़ी देर बाद दोनों खुले मैदान में पहुंचते हैं। तभी उन पर चारों तरफ से पत्थरों से अटैक होने लगता है। दोनों काफी फुर्तीले होते हैं और इन अटैक्स को रोक लेते हैं, लेकिन तभी आसपास और भी पत्थर उड़ने लगते हैं। एबल कहता है, मुझे लगता है कि हम गलती से रॉक गॉलम्स के नेस्ट में आ गए हैं। रियो सामने देखकर पूछता है, तो क्या ये सामने वाला भी रॉक गॉलम है? एबल सभी को रोकने के लिए अपनी कॉम्बैट स्किल यूज करता है और एक गॉलम के शरीर में छेद कर देता है, लेकिन वो बहुत जल्दी रीजनरेट होने लगता है। रियो कहता है, मेरे पास एक अटैक है, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ? अगले ही पल रियो अपने मैजिक से 10 लेयर की आइस बॉल उस गॉलम पर गिरा देता है, जिससे वो उसके नीचे दब जाता है। एबल हैरान होकर पूछता है, तुमने ये कैसे किया और ये आखिर था क्या? इसके बाद दोनों मिलकर सारे रॉक गॉलम्स को हरा देते हैं। तभी एबल एक रॉक गॉलम के अंदर मौजूद मैजिक स्टोन नोटिस करता है, जो काफी बड़ा और कलरफुल होता है। वो कहता है, मुझे लगता है इसने पहले भी कई मॉन्स्टर्स को हराया है। मैजिक स्टोन निकालने के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा हिप्पो खड़ा है, जो एक बेहेमोथ होता है। उसी वक्त वाइवर्न्स का एक बड़ा झुंड आता है और उस बेहेमोथ पर अटैक कर देता है। एबल कहता है, इस फाइट का रिजल्ट साफ है, बेहेमोथ हारने वाला है। लेकिन रियो मना करता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी वो हिप्पो गुस्से में आकर सारे वाइवर्न्स को मारना शुरू कर देता है और जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज से सारे वाइवर्न्स नीचे गिर जाते हैं। रियो कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, यही जीतेगा। इसके बाद नाइट का सीन आता है, जहां दोनों बैठकर कैंप फायर जला रहे होते हैं। एबल रियो को डंजन्स के बारे में बताता है और कहता है कि इस वर्ल्ड में सच में डंजन्स मौजूद हैं। वो ये भी कहता है कि वो खुद भी एक बार डंजन में जाना चाहता है। एबल आगे बताता है, वैसे जिस टाउन में हम जा रहे हैं वहाँ एक बहुत बड़ी डंजन भी है। रियो हैरानी से कहता है, लेकिन तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने मुझसे काफी कुछ छुपाया है। एबल तुरंत जवाब देता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तुम एल्व्स और ड्वार्फ्स के बारे में तो जानते ही होगे, लेकिन रियो को इनके बारे में भी कुछ नहीं पता होता। तब एबल उसे समझाता है कि ड्वार्फ्स कैसे होते हैं और एल्व्स कौन होते हैं। जिसके बाद ये दोनों फिर से अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं।
चलते हुए रियो कहता है कि इन पहाड़ों को पार करते ही हम ह्यूमन टेरिटरी में पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? तब रियो को वो सारी बातें याद आती हैं जो ड्रैगन ने उससे कही थी, क्योंकि ये सारी जानकारी उसे उसी ड्रैगन से मिली थी। मगर रियो एबल को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। आगे बढ़ते ही अचानक इनके सामने एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों के ही पसीने छूट जाते हैं। एबल समझ नहीं पाता कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सामने एक बहुत ही खतरनाक ग्रिफिन खड़ा होता है। तभी ये दोनों आसमान में मीट के टुकड़े उछाल देते हैं। ग्रिफिन वो मीट उठाकर वहां से उड़ जाता है और दोनों की जान बच जाती है। आगे चलते हुए ये दोनों उसी ग्रिफिन की बात करते हैं। एबल कहता है कि उसने तो मुझे सच में डरा दिया था। रियो भी कहता है कि अगर हम उससे लड़ते तो शायद हम दोनों जिंदा नहीं बचते। एबल बताता है कि आज तक कोई भी बेहमोत और ग्रिफिन जैसे मॉन्स्टर्स से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर पाया है। शायद यही बड़े बड़े पहाड़ इन्हें इंसानों से दूर रखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें कई सारे वाइवर्न्स दिखाई देते हैं जो अपने शिकार को खा रहे होते हैं। रियो एबल से पूछता है कि क्या हमें इनसे फाइट करनी चाहिए। एबल कहता है कि इनकी संख्या हमसे कहीं ज्यादा है और यहाँ तक कि कई स्किल्ड एडवेंचरर्स भी इन्हें हरा नहीं पाते, लेकिन आगे हमारे रास्ते में ऐसे और भी वाइवर्न्स आने वाले हैं, इसलिए कभी ना कभी इनका सामना तो करना ही पड़ेगा। इतना कहते ही रियो आगे बढ़ता है और अपने मैजिक से सभी वाइवर्न्स के पंख वहीं जकड़ देता है, जिससे वो उड़ नहीं पाते। इसके बाद एबल अपनी कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करके सारे वाइवर्न्स को हरा देता है। तभी कुछ और वाइवर्न्स भी वहां आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर उन्हें भी खत्म कर देते हैं। जब एबल वाइवर्न्स के मैजिक स्टोन्स निकाल रहा होता है तो वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इनसे लड़ना इतना आसान होगा। सभी वाइवर्न्स को हराने के बाद ये दोनों पहाड़ों को भी पार कर लेते हैं और ह्यूमन टेरिटरी के काफी करीब पहुंच जाते हैं। वो कितने खुश हैं ये उनकी मुस्कान से साफ झलकता है। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें एक सड़क दिखाई देती है। एबल समझ जाता है कि वो कहां पहुंच गए हैं और कहता है कि थोड़ी ही देर में हम आखिरकार टाउन पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये दोनों टाउन के एक रेस्टोरेंट में आते हैं। एबल रियो से कहता है कि क्यों ना तुम भी एक एडवेंचरर बन जाओ, इससे तुम्हें टाउन में एंट्री के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि इस टाउन में आने के लिए एबल ने रियो की फीस दी होती है। वो आगे बताता है कि मॉन्स्टर्स से मिलने वाले मैजिक स्टोन्स हम सीधे एडवेंचरर गिल्ड में बेच सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही वो ये भी साफ करता है कि जो गिल्ड में रजिस्टर नहीं होता वो मैजिक स्टोन्स बेच ही नहीं सकता। तभी उनके सामने गर्मा गर्म खाना आ जाता है और रियो बिना वक्त गंवाए सारा खाना चट कर जाता है। कुछ समय यहाँ रुकने के बाद ये दोनों लूनिया टाउन के लिए निकल पड़ते हैं और थोड़ी यात्रा के बाद आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं। गार्ड एबल को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हमें लगा था आप कहीं खो गए हैं। एबल जवाब देता है कि नहीं, रियो ने मेरी जान बचाई थी, उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ये है रियो। गार्ड रियो का शुक्रिया अदा करता है और उसका हाथ पकड़कर छोड़ता ही नहीं है। रियो की एंट्री फीस देने के बाद ये दोनों टाउन के अंदर आ जाते हैं। फिर एबल रियो को एडवेंचरर्स के रैंक्स के बारे में समझाने लगता है। वो बताता है कि एक एडवेंचरर की जर्नी F रैंक से शुरू होती है और जैसे जैसे रैंक बढ़ती है क्वेस्ट भी ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। B रैंक या उससे ऊपर पहुंचने पर तो जानलेवा मिशन मिलने लगते हैं। साथ ही वो ये भी कहता है कि जितनी हाई रैंक उतनी ज्यादा कमाई। लेकिन रियो को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से मैजिक स्टोन्स हैं। बातें करते करते ये दोनों गिल्ड पहुंच जाते हैं। जैसे ही गिल्ड में एंटर करते हैं वहां मौजूद सभी लोग एबल को देखकर खुश हो जाते हैं, मानो सब उसी का इंतजार कर रहे हों। ये देखकर रियो सोचता है कि एबल यहाँ काफी फेमस है, इसलिए उसे बाहर इंतजार करना चाहिए। जब रियो बाहर आता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखते रहते हैं और फिर रुक जाते हैं। लड़की कहती है कि तुम्हारा आउटफिट काफी अच्छा है और शायद ये फेरी किंग का है। लगता है उन्हें तुम पर काफी भरोसा है, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, हम बाद में जरूर मिलेंगे। ये सुनकर रियो हैरान रह जाता है कि अभी उसके साथ हुआ क्या। तभी एबल आवाज देता है और रियो को अंदर बुलाता है। अंदर आकर एबल सबके सामने उसका इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि इसका नाम रियो है और ये भी एडवेंचरर बनना चाहता है, इसलिए तुम सब इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर सभी लोग रियो को घेर लेते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब देखकर रियो भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद एबल उसे नीना के पास ले जाता है, जो गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट है। एबल कहता है कि वो रियो को एंडोर्स कर रहा है और चाहता है कि उसे D रैंक दी जाए। ये सुनकर नीना थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि इसके लिए उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट देना होगा। एबल कहता है कि वो इस बारे में गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता है। नीना गिल्ड मास्टर को बुलाने चली जाती है। जब ये दोनों मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे होते हैं तभी गिल्ड मास्टर हग वहां आता है। वो एबल को देखकर खुश हो जाता है। एबल बताता है कि इस बच्चे का नाम रियो है और इसी ने उसकी जान बचाई थी। हग अपना परिचय देता है और रियो को एबल की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। एबल कहता है कि वो रियो को एंडोर्स कर रहा है और चाहता है कि उसका रैंक बढ़ाया जाए। हग कहता है कि ऐसा हो सकता है अगर रियो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ साबित कर दे। एबल जवाब देता है कि वो ये बात पहले से जानता है और इसी वजह से रियो को यहाँ लाया है। वो ये भी कहता है कि रियो उससे भी ज्यादा ताकतवर है।
ये सुनकर हग अजीब सा मुंह बनाता है क्योंकि उसे एबल की बातों पर यकीन नहीं होता। अगले सीन में जब वो मैजिक स्टोन्स देखता है तो हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ये तो वाइवन्स की मैजिक स्टोन्स हैं और इतनी सारी, क्योंकि इतने सारे वाइवन्स को हराने के लिए तो पूरी आर्मी चाहिए होती है। एबल बताता है कि उन्हें मारते हुए उन्होंने एक पूरा माउंटेन भी क्रॉस किया था। ये सुनकर हग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आज तक किसी ने उन पहाड़ों को पार नहीं किया। ये सारी बातें सुनकर उसका दिमाग घूम जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता। एबल पूछता है कि क्या ये मैजिक स्टोन्स रियो के रैंक अप के लिए काफ़ी हैं? हग तुरंत कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल काफ़ी हैं। इसके बाद बाकी रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए रियो हग के साथ उसके ऑफिस में चला जाता है। हग कहता है कि वो जानता है कि एबल एक बहुत अच्छा एडवेंचरर है, लेकिन ये भी सच है कि वो अकेले एक वाइवन को नहीं हरा सकता। बातें खत्म होते ही नीना वहां आ जाती है और रियो का लंबा इंटरव्यू लेती है। जैसे ही रियो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसे उसका गिल्ड कार्ड मिल जाता है, यानी अब वो ऑफिशियली एक एडवेंचरर बन चुका होता है। दूसरी तरफ एबल उसे अपने साथ ले जाता है ताकि रियो को गाइड करने के बदले कुछ पैसे मिल सकें। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते एबल कहता है कि उसने पहले ही सोच लिया था कि वो रियो को एक स्टाफ दिलवाएगा। ये सुनकर रियो कहता है, लेकिन मैं उस स्टाफ का करूंगा क्या? अरे बेटा, हैरी पॉटर बनकर मैजिक करने के लिए वैसे मुझे स्टाफ की जरूरत नहीं है, मैं बिना स्टाफ के ही मैजिक कर सकता हूँ, और जब पास से फाइट होती है तब मैं स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। ये सुनकर एबल थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच में स्वॉर्ड यूज करते हो? लेकिन तुम्हारे पास तो कोई स्वॉर्ड है ही नहीं। तब रियो उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है, लेकिन एबल को वो एक छोटी सी चाकू जैसी लगती है, यानी एक डैगर। एबल से बात करते करते रियो को इस दुनिया के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। उसे समझ आता है कि यहाँ भी दिन को घंटों में बांटा गया है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक महीने में 30 दिन। यहाँ तक कि कपड़ों को भी सेंटीमीटर में नापा जाता है। रियो सोचता है कि यहाँ का खाना भी उसके पुराने वर्ल्ड जैसा ही है। इन सब बातों पर ध्यान देने के बाद उसे लगता है कि शायद उससे पहले भी उसके वर्ल्ड से कोई यहाँ आ चुका है, तभी इस दुनिया और उसके वर्ल्ड में इतनी समानताएं हैं। उधर एबल के वापस आने की खुशी में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। नीना उसे लेकर उसके रूम में आती है, जहां रियो की मुलाकात उसके 2 नए रूममेट से होती है। सभी एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तभी नीना एक और एडवेंचरर को लेकर आती है, जो अब से उनका रूममेट बनने वाला होता है, यानी अब ये चारों एक साथ रहने वाले हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि क्रिम्सन पार्टी के सभी मेंबर्स रियो के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। एबल ने उन्हें रियो के बारे में सब कुछ बता दिया होता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि वाटर एलिमेंट इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। अगर एबल की बातें सच है तो इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान है जो रियो के लेवल का मैजिक कर सकता है, और उसका नाम है इन्फर्नो मैजिशियन। एबल इन्फर्नो मैजिशियन के बारे में बताता है कि कहा जाता है वो अपनी मैजिक से पूरी की पूरी आर्मी को तबाह कर सकता है, यहाँ तक कि वाइवर्न्स को भी एक ही झटके में खत्म कर देता है और पूरा टाउन मैप से मिटा सकता है। इसलिए रियो की तुलना उस इंसान से करना बिल्कुल सही नहीं है। पार्टी की एक मेंबर रिया कहती है कि अगर रियो के बारे में बताई गई सारी बातें सच हैं तो वो बच्चा वाकई बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है। लेकिन लिन इस बात को लेकर चिंतित हो जाती है। वो कहती है कि अगर रियो गलती से डेबोया एम्पायर के साथ मिल गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। इस पर कोई कहता है, अरे यार चिल करो, उस बच्चे को डेबोया एम्पायर का नाम तक पसंद नहीं है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। फिर वो खुद ही कहता है, हाँ मुझे पता है कि इसमें कोई सेंस नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो ने एक कोर्स ज्वाइन किया होता है, जहां उसे डंजन्स के बारे में सीखने को मिलता है। सारी थ्योरी खत्म होने के बाद अब प्रैक्टिकल का टाइम आता है। टीचर सभी से कहते हैं कि हमने डंजन्स के बारे में काफी पढ़ लिया है और आज शाम तुम सब एक असली डंजन में जाने वाले हो। ये सुनते ही इमन, जो रियो का साथी और रूममेट है, पूरी तरह घबरा जाता है। टीचर कहते हैं कि अगर वहां जाने से पहले किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। रियो पूछता है, सर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम वहां तुरंत पहुंच सकें? टीचर हैरान होकर कहते हैं, अरे वाह, तुम्हें इंस्टेंट मैजिक के बारे में पता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बताते हैं कि ऐसे डंजन साउथ में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें खुद इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये सुनकर इमन की हालत और खराब हो जाती है और वो रियो से पूछता है कि तुम्हें इंस्टेंट ट्रैवल के बारे में कैसे पता है? अब शाम होते ही ये सारे उस डंजन के सामने पहुंच जाते हैं, जो पूरे शहर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। टीचर बताते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इस डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स की संख्या हर साल बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से यहाँ डबल सिक्योरिटी लगाई गई है ताकि कोई भी मॉन्स्टर टाउन के अंदर घुस न सके। रियो समझ जाता है कि टाउन के बाहर बनी दीवार ही असल में उन्हें बड़े खतरों से बचा रही है और बाहर ये डंजन मौजूद है। फिर टीचर कहते हैं, और बच्चों इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो, ग्रेट टाइटल वॉर दोबारा नहीं होने वाली, और वैसे भी वो बहुत सालों में एक बार होती है। इसके बाद ये सारे गिल्ड ऑफिस के सामने पहुंचते हैं, जहां इन सभी के नाम और एंट्री टाइम नोट किए जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर जाने लगते हैं, एमएन की हालत खराब होने लगती है।
रियो उससे कहता है, अरे यार थोड़ा शांत हो जाओ। अंदर आते ही टीचर सभी से कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कि इस डंजन की पहली लेयर में बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं होंगे, इसलिए तुम लोग खुद जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो, बस गेट के पास ही रहना। जैसे ही रियो और एमन आगे बढ़ते हैं तभी अचानक रियो कुछ सेंस करता है और कहता है, हमारे सामने एक मॉन्स्टर है, मैं उसे फ्रीज कर देता हूँ और एमन तुम उसे खत्म कर देना। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम सोल्जर एंट होता है। इसके बारे में उस मैजिकल बुक में भी लिखा था कि इसे मारने का सबसे अच्छा तरीका इसकी गर्दन पर अटैक करना है। रियो अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को जमा देता है और एमन अपनी स्वॉर्ड से उसे खत्म कर देता है। रियो कहता है, अरे वाह एमन, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद दोनों मिलकर उसका मैजिक स्टोन निकाल लेते हैं। एमन पूछता है, क्या ये सब करना अलाउड है? रियो कहता है, हाँ, इन्हें बेचकर ही तो हम पैसे कमाएंगे, आखिर हम एडवेंचरर्स हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये सारे वापस आ जाते हैं। लौटने के बाद पार्टी चल रही होती है। ईटो कहता है, अरे वाह, तुम लोगों ने पहले ही मिशन में सोल्जर एंट को हरा दिया, ये तो कमाल की बात है। लेकिन दोनों एक दूसरे को ही क्रेडिट देने लगते हैं। नील्स कहता है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुमने करके दिखा दिया। वैसे कल क्या करने वाले हो? तभी दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फिर से डंजन में जाएंगे और इस बार 3rd लेयर तक। लेकिन रियो थोड़ा परेशान हो जाता है कि एंट मॉन्स्टर पहली लेयर में आखिर क्या कर रहा था। ये बात किसी को भी समझ नहीं आती। तभी वहां एबल आ जाता है और बताता है कि एंट मॉन्स्टर जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर ऊपर आ सकता है। इसके बाद एबल सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन सभी उसे पहले से जानते होते हैं। तभी नील्स कहता है, मैं भी एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, लेकिन मेरी स्किल्स काफ़ी कमज़ोर हैं, क्या आप मुझसे एक बार हाथ मिला सकते हैं? एबल उससे हाथ मिलाता है, जिससे नील्स बहुत खुश हो जाता है। एबल कहता है, बस अच्छे से काम करना और सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। इसके बाद क्रिम्सन पार्टी के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और एबल से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो गिल्ड मास्टर के पास जाना चाहिए। एबल कहता है कि मैं बस इन लोगों को गाइड कर रहा था, और फिर वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये सारे लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। ईटो कहता है, वो लड़की तो सच में कमाल की है, एकदम एंजल जैसी। उधर जाते जाते क्रिम्सन पार्टी के लोग भी रियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। इबली कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? बहुत जल्द तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि रियो कितना खतरनाक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो और एमन फिर से डंजन में होते हैं और मिलकर कई मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। बाहर आकर रियो कहता है, आज तुमने कमाल कर दिया। फिर वो एमन की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स सच में बहुत अच्छी हैं, अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो तुम एक बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन बन जाओगे। एमन जवाब देता है, मुझे तो पहले लगा था कि तुम सिर्फ एक मजिशियन हो, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल भी काफ़ी अच्छी है। रियो कहता है, हाँ, मेरे भी एक मास्टर थे जिन्होंने मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाया था। इसके बाद रियो एमन को सलाह देता है कि तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन तुम्हें सुबह उठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने देखा है कि तुम जल्दी थक जाते हो। एबल भी हर सुबह प्रैक्टिस करता है, इसी वजह से उसकी स्वॉर्ड स्किल इतनी मजबूत है। अगले सीन में रियो लाइब्रेरी पहुंचता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, अगर तुम एल्केमी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहीं से शुरुआत करो। रियो एक किताब उठाकर पढ़ने लगता है और कहता है, यहाँ तो इतनी सारी किताबें हैं, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? इसके बाद वो बाहर आ जाता है। तभी अचानक आसमान में सूर्य ग्रहण लग जाता है। ये देखकर रियो घबरा जाता है और आसपास के सारे लोग गायब होने लगते हैं। अगले ही पल उस पर फायर अटैक होता है, लेकिन रियो अपनी आइस शील्ड बनाकर खुद को बचा लेता है। वो हैरान होकर सोचता है कि ये अटैक किसने किया। जिसने भी किया है वो बेहद ताकतवर है। तभी अगले पल वही लड़की उसके सामने आ जाती है और कहती है, तुम जिंदा कैसे बच गए? चलो अब मैं तुम्हें भी जान से मार देती हूँ। रियो को लगने लगता है कि कहीं ये आकुमा तो नहीं है। अगर ये सच में आकुमा हुई तो मेरी तो बैंड ही बजने वाली है। ये सोचते ही रियो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस पर फायर मैजिक से हमला कर देती है। रियो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर अटैक बहुत ही ताकतवर होता है। वो सीधा जाकर रियो के कोट पर लगता है, लेकिन रियो को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर लड़की चौंक जाती है और कहती है, ये तो फेरी किंग का कोट है। अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम्हें हराना इतना आसान नहीं होगा। लगता है अब मुझे अपनी स्वॉर्ड ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके बाद दोनों अपने अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और आमने सामने फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। लड़की पीछे हटकर रियो पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रियो बाल बाल बच जाता है और अपने मैजिक से उस पर कई आइस अटैक्स कर देता है। हालांकि उसकी स्पीड के सामने ये सारे अटैक्स बेअसर हो जाते हैं। रियो को समझ नहीं आता कि वो इतनी आसानी से इनसे बच कैसे रही है। वो सोचता है कहीं ये विंड मैजिक का इस्तेमाल तो नहीं कर रही। तभी वो अचानक रियो के पास आकर ताबड़तोड़ वार करने लगती है, लेकिन इस बार भी वो रियो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अब रियो समझ जाता है कि अगर मैं ऐसे ही इसके सामने डटा रहा तो ये मुझे हरा नहीं सकती। गुस्से में आकर लड़की फिर से रियो पर फायर अटैक करने जाती है, लेकिन रियो अपने मैजिक से उसे रोक लेता है। ये देखकर वो और भी भड़क जाती है।
आखिर तुम हो कौन और इतनी जल्दी कास्टिंग कैसे कर लेते हो? अगर तुम कोई मॉन्स्टर हो तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। इसके बाद दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है और इस बार लड़ाई और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। रियो अपने आइस मैजिक से हमला करता है, लेकिन लड़की अपने फायर मैजिक से सारी बर्फ पिघला देती है। फिर वो अपने सामने एक शील्ड बना लेती है ताकि रियो के अटैक से बच सके, लेकिन रियो ऊपर से हमला करता है जिससे वो घायल हो जाती है। चलो अब इस फाइट को यहीं खत्म करते हैं। रियो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लड़की उसका अटैक आसानी से रोक लेती है और अपनी चोट को भी जल्दी से हील कर लेती है। इसके बाद वो रियो को जोर से दूर फेंक देती है और उसे लगता है कि वो ये फाइट जीत चुकी है। लेकिन अगले ही पल आसमान से बारिश होने लगती है। जैसे ही बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती हैं, ये साफ हो जाता है कि ये एसिड रेन है। अब रियो फिर से उठकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होता है, लड़की रियो से कहती है, मुझे माफ करना, अब मेरे जाने का समय हो गया है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जाने से पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम यूरेका है और आज तुम मुझसे बच गए। रियो कहता है, मुझे पता है तुम एक आकुमा हो। ये सुनते ही यूरेका चौंक जाती है, तुम सच में हमारे बारे में जानते हो, यानी आकुमा के बारे में? ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, चलो फिर किसी और दिन मिलेंगे। रियो कहता है, लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। यूरेका जवाब देती है, तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। हो सकता है मेरे जैसे और भी यहाँ आए, लेकिन उनसे बचकर रहना, क्योंकि तुम्हें मारने वाली सिर्फ मैं हूँ। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। अब रियो सोचता है, अगर मेरे पास ये कोट नहीं होता तो शायद वो अटैक मेरी बॉडी के आर पार हो गया होता। इन सब बातों को दिमाग से हटाकर वो बैंक जाता है पैसे निकालने। वहां पहुंचकर वो देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसके अकाउंट में काफी सारे पैसे हैं। चलो कुछ टाइम के लिए तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। जब वो अपने रूम में आता है तो देखता है कि उसके रूममेट्स वहां नहीं है। वो सोचता है, चलो दोबारा बुक स्टोर ही चला जाता हूँ। लेकिन तभी अचानक वो नीचे देखता है कि कुछ लोग उसके साथियों को बुरी तरह पीट रहे हैं। नील्स कहता है, ये वही बंदा है, रूम 1 का डैन। तो ये वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जैसे ही डैन रियो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, रियो अपनी स्वॉर्ड उसके पेट में घुसेड़ देता है और वो वहीं गिर जाता है। अगले सीन में ये सारे थकान मिटाने के लिए गर्म पानी से नहा रहे होते हैं। नीना अपनी हीलिंग मैजिक से रियो की चोट ठीक कर देती है। वो कहती है, अगर ये अटैक तुम्हारे दिल पर लगता तो तुम मर भी सकते थे। रियो जवाब देता है, वैसे उसने अटैक दिल पर ही किया था, लेकिन मैं बच गया। तभी सब उससे पूछते हैं, आखिर तुम्हारी फाइट किससे हो रही थी? अरे यार, सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अभी तो बस रिलैक्स करो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो के सारे दोस्त फिर से उसी डंजन में पहुंच जाते हैं जहां वो पहले गॉब्लिन्स और गॉब्लिन आर्चर्स से लड़ रहे होते हैं। काफी मेहनत के बाद वो सभी मॉन्स्टर्स को हरा तो देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी घायल हो जाते हैं। तभी ईतो अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और सबको ठीक कर देता है। इसके बाद नील्स कहता है कि आगे इस डंजन में खतरा और भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए हमें बाहर निकल जाना चाहिए। इतना कहने के बाद ये सभी लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद है जिसने अब तक कई एडवेंचरर्स को मार डाला है। इधर रियो अकेले बाहर प्रैक्टिस करने आया होता है। वो सोचता है कि कल रात उसके साथ जो हुआ था वो काफी अजीब था। आकोमा की पावर बेहद ज्यादा थी, यहाँ तक कि उसकी फिजिकल स्पीड भी मुझसे कई गुना तेज थी। रियो को ये बात परेशान करने लगती है कि शायद आकोमा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी। वो सोचता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ट्राई करना होगा जिससे मैं अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा सकूं। थोड़ी देर सोचने के बाद रियो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जमीन को पूरी तरह से बर्फ में बदल देता है और फिर अपने वाटर जेट का इस्तेमाल करके उस पर तेज चलने की कोशिश करता है। वो लगातार अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में, जहां लिन रियो के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही होती है कि वो आखिर किस तरह का मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे वहां रियो से जुड़ी कोई खास जानकारी नहीं मिलती। वो सोचती है कि एबल ने मुझसे कहा था कि रियो आसमान में बड़े बड़े मैजिक क्रिस्टल बना सकता है, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। फिर लिन ये सोचती है कि हो सकता है रियो ओरिजिनल स्पेल्स का इस्तेमाल करता हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्फर्नो मैजिशियन करता है। तभी वहां सारा भी आ जाती है। लिन उसे देखकर कहती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वो सारा को बताती है कि वो लाइब्रेरी में किसी चीज की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसे वो नहीं मिली। फिर वो सारा से पूछती है कि तुम तो एक क्वेस्ट पर गई हुई थी और शायद आज ही वापस आई हो, है ना? सारा जवाब देती है कि हाँ, मैं आज ही लौटी हूँ। इधर दूसरी तरफ ये सारे लोग नीना के सामने पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि डंजन की 5th लेयर में उन्हें गॉब्लिन्स और गॉब्लिन आर्चर्स मिले थे। मैजिक स्टोन्स को ध्यान से देखने के बाद नीना को भी यकीन हो जाता है कि ये लोग सच कह रहे हैं।
इसके बाद नीना जल्दी से गिल्ड मास्टर ह्यूग के पास जाती है और उन्हें सारी जानकारी देती है। ह्यूग भी इन मैजिक स्टोन्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि इस वक्त हमारे टाउन में कौन कौन सी बी रैंक पार्टियां मौजूद हैं। नीना बताती है कि फिलहाल यहाँ क्रिम्सन पार्टी और व्हाइट ब्रिगेड हैं। ह्यूग कहते हैं कि दोनों पार्टियों को यहाँ बुला लिया जाए, फिर मैं अपना ऑफर उनके सामने रखूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों पार्टियां ह्यूग के सामने आ जाती हैं। ह्यूग उनसे कहते हैं कि नीना से बात करने के बाद तुम्हें सारी जानकारी मिल ही चुकी होगी। साथ ही वो बताते हैं कि डंजन की 5th लेयर में काफी ज्यादा गॉब्लिन्स देखे गए हैं। एबल पूछता है कि आप इस बात को लेकर कितने पक्के हैं। ह्यूग जवाब देते हैं कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, क्योंकि जो एडवेंचरर्स डंजन में गए थे वो वहां से गॉब्लिन्स के मैजिक स्टोन्स लेकर लौटे हैं। तब व्हाइट ब्रिगेड का लीडर पूछता है कि आप हमसे आखिर चाहते क्या हैं। ह्यूग कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सभी डंजन में जाकर ये कंफर्म करो कि कहीं दोबारा से ग्रेट टाइटल वॉर तो शुरू नहीं होने वाली, क्योंकि डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो आगे बताते हैं कि पिछली बार ग्रेट टाइटल वॉर 10 साल पहले हुई थी और अब दोबारा ऐसा होने की पूरी संभावना है। इस काम के बदले ह्यूग उन्हें 100 गोल्ड कॉइन्स एडवांस में देते हैं और कहते हैं कि बाकी के 200 गोल्ड कॉइन्स काम पूरा होने के बाद मिलेंगे। एबल पूछता है कि क्या हमें सिर्फ जाकर इस बात की पुष्टि करनी है। ह्यूग कहते हैं कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ग्रेट टाइटल वॉर कब शुरू होगी, ताकि हम पहले से तैयारी कर सकें, और इन सब बातों की जानकारी मैं लॉर्ड को पहले ही दे चुका हूँ। ये सब सुनने के बाद दोनों पार्टियां इस क्वेस्ट को स्वीकार कर लेती हैं। इसके बाद हम रियो को देखते हैं जो नॉर्थ साइड की लाइब्रेरी जाने की बात करता है। केटो उसे बताता है कि वहां जाने के लिए डी रैंक एडवेंचरर होना जरूरी है। वहीं एमन कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि वहां फॉरबिडन टेक्स्ट्स भी मौजूद हैं। ये सुनकर रियो काफी खुश हो जाता है और तुरंत वहां से निकल पड़ता है। लाइब्रेरी पहुंचकर रियो उन किताबों को ढूंढने लगता है जिनमें एल्केमी और आकोमा के बारे में लिखा हुआ होता है। तभी उसकी नज़र सारा से टकराती है। दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये पहले भी मिल चुके होते हैं। इधर क्रिम्सन और व्हाइट ब्रिगेड दोनों पार्टियां डंजन गेट पर पहुंच चुकी होती हैं। वो नोटिस करते हैं कि कई सी रैंक एडवेंचरर्स भी उनका साथ देने के लिए वहां मौजूद हैं। जैसे ही ह्यूग गेट खोलने वाले होते हैं, तभी एबल उन्हें रोक देता है और कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब लिन अपने मैजिक से डंजन के अंदर की स्थिति चेक करती है और देखती है कि वहां बहुत सारे गॉब्लिन्स मौजूद हैं जो बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये सुनते ही सबको समझ आ जाता है कि ग्रेट टाइटल वॉर दोबारा शुरू होने वाली है। ह्यूग सभी से कहते हैं कि सब लोग तैयार हो जाएं, यहाँ वॉर कभी भी शुरू हो सकती है। गिल्ड में एक नोटिस भी लगा दिया जाता है कि डंजन कुछ समय के लिए बंद है, लेकिन तभी एक एडवेंचरर भागते हुए आता है और कहता है कि ग्रेट टाइटल वॉर कभी भी शुरू हो सकती है, हमें तुरंत निकलना होगा। लेकिन इसी दौरान लाइब्रेरी में रियो और सारा की अलग ही बातचीत चल रही होती है। दोनों एक दूसरे से अपना परिचय दे रहे होते हैं। रियो कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? वैसे मेरा नाम रियो है और मैं एक एडवेंचरर हूँ। सारा कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी समझ गई थी कि तुम एक एडवेंचरर हो। फिर सारा रियो से पूछती है कि वो लाइब्रेरी में क्या कर रहा है। रियो जवाब देता है कि मैं यहाँ एल्केमी के बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि मैं एक गोलम को समन कर सकूं। ये सुनकर सारा थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या सच में तुम एक गोलम को समन करना चाहते हो? तुम्हारे इरादे तो सच में काफी बड़े लगते हैं। इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाती है, जहां उसे गोब्लिन के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है। साथ ही वो उसे बताती है कि वो खुद भी एक एडवेंचरर है और उसकी पार्टी का नाम है विंड। उधर हम देखते हैं कि सारे एडवेंचरर्स उन दरवाजों की तरफ देख रहे होते हैं जहां से मॉन्स्टर्स बाहर आने वाले हैं। फिलहाल सारे दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन अचानक एक दरवाजा टूट जाता है और वहां से बड़ी संख्या में गोब्लिन्स और गोब्लिन आर्चर्स बाहर निकल आते हैं, जो दिखने में बेहद खतरनाक लग रहे होते हैं। एडवेंचरर्स भी तुरंत मोर्चा संभाल लेते हैं और अपने मैजिक अटैक्स के साथ साथ तीरों का इस्तेमाल करके गोब्लिन्स को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी गोब्लिन्स की संख्या काफी ज्यादा होती है। वहीं गोब्लिन्स भी पीछे हटने वाले नहीं होते, वो भी अपने तीरों से कई एडवेंचरर्स को घायल कर देते हैं। धीरे धीरे ये लड़ाई और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और दोनों तरफ से जबरदस्त टक्कर चल रही होती है। लगातार लड़ते लड़ते एडवेंचरर्स थक जाते हैं और उनकी सप्लाई भी खत्म होने लगती है। ऐसे में लो रैंक एडवेंचरर्स आगे आकर सप्लाई संभालने में उनकी मदद करते हैं। लड़ाई करते करते सुबह से शाम हो जाती है और इस दौरान बहुत सारे लो रैंक गोब्लिन्स मारे जाते हैं। अब क्रिम्सन और व्हाइट ब्रिगेड दोनों पार्टियां दीवार से नीचे उतर आती हैं और बचे हुए गोब्लिन्स को खत्म करने लगती हैं, क्योंकि सभी को ये बात अच्छे से पता होती है कि थोड़ी ही देर में गोब्लिन जनरल आने वाला है, जो दीवारें तोड़कर आसानी से टाउन में घुस सकता है। लेकिन तभी सबकी हालत खराब हो जाती है जब वो देखते हैं कि सामने एक नहीं बल्कि 3 गोब्लिन जनरल खड़े हैं। सभी ये भी समझ जाते हैं कि अब यहाँ गोब्लिन किंग का आना भी तय है। एबल सभी से कहता है कि फाइट के लिए तैयार हो जाओ,
हम दोनों मिलकर एक एक गोब्लिन जनरल को संभालेंगे और तुम दोनों मिलकर तीसरे को। इसके बाद ये सभी गोब्लिन जनरल से लड़ाई शुरू कर देते हैं और कुछ हद तक उन पर भारी भी पड़ने लगते हैं। तभी एबल नोटिस करता है कि डंजन के अंदर से उन पर एक अटैक आने वाला है। वो तुरंत सबको चेतावनी देता है कि संभल जाओ। अगले ही पल डंजन के अंदर से एक बेहद खतरनाक विंड अटैक बाहर की तरफ आता है। सभी किसी तरह इसे डॉज कर लेते हैं, लेकिन इस अटैक की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि तीनों गोब्लिन जनरल्स वहीं मारे जाते हैं। अब उनके सामने गोब्लिन किंग आ चुका होता है, जो आकार में भी काफी बड़ा और दिखने में बेहद खतरनाक होता है। इसके बाद इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। एबल और फेल्प मिलकर गोब्लिन किंग का सामना कर रहे होते हैं। एबल अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देता है। फेल्प हैरान होकर कहता है कि इससे भी ये नहीं मरा, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि इस अटैक से इसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो लिन से कहता है, क्या तुम तैयार हो? लिन, जो काफी देर से एक मैजिक स्पेल कास्ट कर रही होती है, अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए गोब्लिन किंग पर एक जबरदस्त अटैक करती है। इस अटैक से उसके शरीर में कई छेद हो जाते हैं और आखिरकार वो मारा जाता है। इसके साथ ही ग्रेट टाइटल वॉर भी खत्म हो जाती है। ये सब देखकर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ा काम किया होता है। इसके बाद एबल और फेल्प उस अटैक के बारे में बात करते हैं जो लिन ने किया था। फेल्प कहता है कि इस अटैक को कास्ट करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसे हमारा स्पेशल अटैक माना जा सकता है और इस बार ये पूरी तरह काम कर गया। फिर हम देखते हैं कि रियो दोबारा गिल्ड में वापस आता है, लेकिन वहां का माहौल देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। हर तरफ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। रियो सोचता है कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर काफी टेंशन में होते हैं और कहते हैं कि सब लोग तो पार्टी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी ढेर सारा काम पड़ा है। तभी नेल्स रियो को समझाता है कि ग्रेट टाइटल वॉर अब खत्म हो चुकी है, इसलिए सभी जश्न मना रहे हैं। वो रियो से कहता है कि तुम भी एंजॉय करो। अब सारे लोग एबल की जमकर तारीफ कर रहे होते हैं। तभी एबल भी वहां आ जाता है और बताता है कि उसने जिस स्किल का इस्तेमाल किया था उसका नाम परफेक्ट शैडो है। इसके बाद उसके पार्टी मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और रियो से बातचीत करने लगते हैं। वो रियो से पूछते हैं, क्या तुम सच में आसमान में एक मैजिक वॉल बना सकते हो? रियो कहता है कि ये काम तो उसके लिए बिल्कुल आसान है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो के सारे दोस्त पूरी तरह खाली बैठे होते हैं, क्योंकि डंजन 1 महीने के लिए बंद हो चुका है और किसी को भी कोई जॉब नहीं मिल रही होती। तभी रियो वहां पहुंचता है। वो उससे पूछते हैं, क्या तुम भी यहाँ जॉब ढूंढने आए हो? रियो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस एल्केमी की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जिस चीज को लेने के लिए रियो यहाँ आया होता है वो सच में काफी महंगी होती है। उसके दोस्त बताते हैं कि उसकी कीमत 50 गोल्डन कॉइन्स है। वो कहते हैं, तुम तो सच में बहुत अमीर हो। इसके बाद रियो उन सभी को अपनी पार्टी में हायर कर लेता है। वो कहता है, अगर तुम सब मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अलग अलग 5-5 गोल्डन कॉइन्स दूंगा। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। रियो आगे कहता है, तुम जो भी और यहाँ से लेकर आओगे मैं उसे 25 गोल्डन कॉइन्स में खरीदूंगा। सब कहते हैं, ठीक है, हम सारे ऑर्ब्स लेकर आएंगे। तभी रियो को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो बाहर देखता है, वो देखता है कि कुछ नाइट्स एक लड़की को जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं। नाइट्स कहते हैं, ये लड़की तो काफी अच्छी है, रात में इसके साथ मजे करेंगे। तभी उस लड़की का साथी वहां आ जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। वो एक नाइट को धक्का दे देता है, जिससे नाइट को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे ही वो उस बंदे पर अटैक करने वाला होता है, वो अचानक जमीन पर गिर जाता है। वो चिल्लाता है, तुमने क्या किया? वो दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से गिर जाता है। वो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो जवाब देता है, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी फेल्प भी वहां आ जाता है। वो पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? नाइट्स कहते हैं, हमारे रास्ते में मत आओ, वरना हम गिल्ड मास्टर से कहकर तुम्हें बाहर निकलवा देंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि फेल्प के पिता पहले कमांडर रह चुके हैं, सबकी हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। फेल्प उन दोनों से कहता है, तुम दोनों सच में काफी बहादुर हो। तभी उसकी नजर रियो पर पड़ती है। वो कहता है, तुम्हारा नाम रियो है ना? एबल ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने मैजिक से उस बंदे को गिराया था। फेल्प की बात पूरी होने से पहले ही उसके साथी आ जाते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। इधर रियो और एबल साथ बैठे होते हैं। एबल काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। रियो से कहता है, मुझे लग रहा है तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, क्या वो रिया है? एबल जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो रियो से पूछता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बात करते करते दोनों बाहर आ जाते हैं। एबल बताता है कि यहाँ एक इन्वेस्टिगेटर आने वाला है। उसके कुछ नाइट्स भाग चुके हैं और वो करप्ट थे। इसी बीच हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए होते हैं। जैसे ही वो एबल और रियो को देखते हैं, वहां से निकल जाते हैं। दोनों को उन पर शक हो जाता है और उनका पीछा करते करते वो एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं। अगले ही पल वो लोग उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रियो अपने आइस मैजिक से सभी अटैक्स को आसानी से रोक लेता है। इसके बाद वो सारे लोग भाग जाते हैं। एबल जमीन पर गिरी हुई एक चीज नोटिस करता है। रियो पूछता है, क्या ये कोई एल्केमी टूल है? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? एबल मना कर देता है और कहता है, ये एक एविडेंस है, मैं इसे अपने पास रखूंगा। सभी गुंडों को बांधने के बाद एबल उनके बैजेस देखता है।
इससे उसे कंफर्म हो जाता है कि ये सारे सी रैंक एडवेंचरर्स हैं। उधर फेल्प अकेला कहीं जा रहा होता है, तभी वही नाइट्स उसे घेर लेते हैं। वो कहते हैं, तुम वही हो जिसने हमारी बेइज्जती की थी, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो धमकी देते हैं कि हम तुम्हें मार मार कर खत्म कर देंगे, लेकिन अचानक वो सारे लोग फ्रीज हो जाते हैं। तभी फेल्प की साथी वहां पहुंचती है और एक इन्फर्नो इंचेंटेशन करती है। उसके बाद वो सारे नाइट्स जलकर राख बन जाते हैं। अब इन्वेस्टिगेटर्स गिल्ड मास्टर के सामने आते हैं। वो कहते हैं, हम आज ही यहाँ आए हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो कहते हैं, हम चाहते हैं कि डंजन आज ही खोला जाए और आप हमारे साथ कुछ एडवेंचरर्स भेजें हमारी प्रोटेक्शन के लिए। गिल्ड मास्टर गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तभी एक बंदा कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि किंग ने हमें पूरी परमिशन दी है कि हम यहाँ सब कुछ यूज कर सकते हैं? गिल्ड मास्टर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा गुस्से में आ जाता है। तब दूसरा उसे शांत करता है। उसका नाम क्लिप होता है। वो कहता है, फिर भी हमें डंजन खोलना ही होगा। गिल्ड मास्टर कहता है, अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, गिल्ड या एडवेंचरर्स की नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स इस शर्त को मान लेते हैं। फिर वो पूछते हैं, क्या एडवेंचरर्स हमारे साथ चलेंगे? गिल्ड मास्टर उनसे कहते हैं कि ये सब पूरी तरह उन्हीं पर डिपेंड करता है। इधर जैसे ही रियो गिल्ड के अंदर जाने वाला होता है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो कहती है, प्लीज मुझे भी अंदर ले चलो, मुझे वहाँ एक लेटर डिलीवर करना है। थोड़ी देर बाद वही लेटर एबल को भी मिल जाता है, जिसमें लिखा होता है कि जब इन्वेस्टिगेटर्स डंजन के अंदर जाएं तो उन्हें पूरा सपोर्ट दिया जाए। एबल ये सोचता है कि उसे तो लगा था डंजन बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पावरफुल लोग यहाँ आ चुके हों। इसके बाद एबल बताता है कि ये डंजन बेहद खतरनाक है। एक बार यहाँ एक ए रैंक पार्टी गई थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटी। यहाँ तक कि उस पार्टी का लीडर, जो खुद एस रैंक था, वो भी गायब हो गया। एबल कहता है कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि इस डंजन के अंदर असल में हो क्या रहा है। रियो जवाब देता है, तो चलो बेहतर यही है कि हम इस डंजन से दूर ही रहें। रियो के जाते ही वो लड़की, जिसका नाम नतालिया होता है, अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि वो एक वाटर मेज फैमिली से आती है। लेन उससे पूछती है, क्या तुमने कभी ऐसे कास्टर के बारे में सुना है जो दूर से, वो भी आसमान में, आइस वॉल बना सके? नतालिया जवाब देती है, नहीं, मैंने ऐसा मैजिक कभी नहीं सुना। एबल कहता है, मुझे लगता है तुम अब भी रियो के बारे में सोच रही हो। ये सुनकर नतालिया हैरान हो जाती है। वो पूछती है, क्या सच में ऐसा मैजिक मौजूद है? रिया कहती है, जो लड़का अभी यहाँ से गया है वही ऐसा मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद सभी वहीं बैठकर रियो के बारे में बातें करने लगते हैं। एबल सबको कहता है, अगर कभी रियो हमारे खिलाफ हो गया तो हमें उससे फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम चारों मिलकर भी उसे हरा नहीं पाएंगे। ऐसे में हमारे लिए सबसे सही फैसला यही होगा कि हम उसके सामने सरेंडर कर दें। लेकिन एक बात साफ है, रियो दिल से एक अच्छा इंसान है। इसके बाद सीन बदलता है और सारे लोग डंजन में जाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आते हैं। हर किसी के पास एक माना डिटेक्टर होता है, जो आसपास के एरिया में किसी भी तरह की माना को डिटेक्ट कर सकता है। इस डेटा को सीधा उस टीम के पास भेजा जाना होता है जो बाहर टेंट में बैठी होती है। ये सब देखकर एबल हैरान रह जाता है और सोचता है कि एल्केमी सच में कमाल की चीज है। इसके बाद सब मिलकर फैसला करते हैं कि वो डंजन के अंदर जाएंगे, लेकिन आज सिर्फ 3rd लेयर तक ही जाएंगे। इधर दूसरी तरफ रियो के साथ ही उसके लिए ऑब्स लेकर आ जाते हैं और रियो उन्हें पेमेंट कर देता है। ईटो इस बात को लेकर काफी परेशान होता है कि डंजन को दोबारा खोल दिया गया है और अब वहां सिर्फ डी रैंक या उससे ऊपर के एडवेंचरर्स ही जा सकते हैं। फिर हमें दोबारा डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां एबल बताता है कि उन्हें यहाँ आए हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। वो यहाँ तक कि 7 लेयर्स भी पार कर चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन टीम को भी अंदर से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। शायद हमें और अंदर जाना पड़ेगा। तभी अचानक उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो काफी जल्दी में होते हैं। रियो उन्हें देखकर कहती है कि शायद इन लोगों को लग रहा है कि जो मॉन्स्टर्स बाहर आए थे वो इस डंजन के अंदर और गहराई में है, और ये सारे लोग रॉयल सेंट्रल से आए हुए लगते हैं। इधर गिल्ड मास्टर बाहर सभी को समझा रहे होते हैं कि ई और एफ रैंक एडवेंचरर्स डंजन में नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें कुछ दूसरे काम दिए जाएंगे। वो बताते हैं कि वैसे भी बाहर से खाना मंगवाया जा रहा है और व्हाइट ब्रिगेड उसकी सेफ्टी देख रही है। अगर कोई और भी मदद करना चाहता है तो वो आगे आ सकता है। तभी रियो उनसे सवाल करता है कि उस वॉर के दौरान जिन मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन रिकवर किए गए थे उनका कलर क्या था। गिल्ड मास्टर कहता है, तुम सच में काफी तेज हो। वो बताते हैं कि ग्रेट टाइटल वॉर के दौरान जो मैजिक क्रिस्टल मिले थे उनका कलर हल्का पीला यानी पेल था। यहाँ तक कि गॉब्लिन और उसके जनरल के मैजिक स्टोन भी बिल्कुल उसी कलर के थे। अगले सीन में सारे लोग डंजन के अंदर एक अजीब से गेट के सामने खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि ये गेट किसी और जगह से जुड़ा हुआ है और यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद वो अपने सारे इक्विपमेंट्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं सारे के सारे लोग किसी और ही जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि एबल और उसकी पूरी टीम भी टेलीपोर्ट हो चुकी होती है। जैसे ही बाहर बैठी टीम को ये बात पता चलती है वो सब भी शॉक्ड रह जाते हैं। वहाँ नटालिया भी बैठी होती है
और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि डंजन के अंदर मौजूद सारे एडवेंचरर्स की रीडिंग अचानक गायब हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां क्रिम्सन पार्टी और वही बूढ़ा आदमी भी मौजूद होता है। फिर दूसरी तरफ हम क्लिफ और उसके साथियों को देखते हैं जो इन सबसे अलग जगह पर होते हैं। उनमें से एक बंदा क्लिफ से पूछता है, हम लोग आखिर यहाँ पर हैं कहाँ? मेरे हिसाब से ये पूरा मामला टेलीपोर्टेशन का है और वही गेट इस सब के लिए जिम्मेदार है जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। अब सभी को ये बात साफ समझ आ जाती है कि जो ग्रेट टाइटल वॉर हुई थी उसका सीधा लिंक इसी गेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच क्लिफ के दिमाग में कुछ अलग ही चलने लगता है। वो सोचता है, अगर मैंने इस रूट को डिस्कवर कर लिया तो मैं सबका हेड बन सकता हूँ। इधर ये सभी इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स धीरे धीरे इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एनालाइजिंग टीम इस बात से काफी हैरान होती है कि सारे एडवेंचरर्स की रीडिंग अचानक गायब हो चुकी है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनकी रीडिंग्स दोबारा से दिखाई देने लगती हैं, पर कुछ ही पलों में वो फिर से गायब हो जाती हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर ब्लड। वो पूछता है, क्या डंजन के अंदर कुछ अजीब हो रहा है? टीम उसे बताती है कि उनके लोग अभी अभी एडवेंचरर्स के साथ डंजन के अंदर गए थे, लेकिन वो सभी अचानक गायब हो गए। बात करते करते वो ब्लड को ये भी बताते हैं कि कुछ समय के लिए उनकी रीडिंग 40वें फ्लोर से आई थी, लेकिन फिर वो भी पूरी तरह वैनिश हो गई। ये सुनते ही ब्लड पूरी तरह चौंक जाता है क्योंकि आज तक कोई भी एडवेंचरर 38th फ्लोर से आगे नहीं गया था। फिर वो आदमी बताता है कि डंजन के अंदर एक और पार्टी भी है जिसका नाम है क्रिम्सन पार्टी। ये सुनते ही नटालिया घबरा जाती है और बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। इधर एक लड़की आकर ह्यूग को बताती है कि किस तरह सारे के सारे एडवेंचरर्स गायब हो चुके हैं। वो ये भी कहती है कि डंजन के गेट पर कोई इंसान आपका इंतजार कर रहा है। ह्यूग की सोचने लगता है कि आखिर वो इंसान हो कौन सकता है। यहीं से सीन बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि रियो कुछ किताबें ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो किताबें नहीं मिल पाती। वो ये याद करता है कि पहली बार इसी जगह उसकी मुलाकात सैरा से हुई थी और ये सोचकर वो थोड़ा निराश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ सैरा आ जाती है। सैरा उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे? रियो जवाब देता है, हाँ, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि पास्ट की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूं, खास तौर पर ग्रेट टाइटल वॉर के बारे में। सैरा कहती है, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चलते चलते सैरा उससे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है एक्लिप्स और ग्रेट टाइटल वॉर के बीच कोई लिंक है? रियो कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सैरा बताती है, अक्सर ग्रेट टाइटल वॉर से पहले एक्लिप्स जरूर होता है, लेकिन इस बार वो पूरा नहीं हुआ। फिर वो पूछती है, लेकिन तुम ये सब जानना क्यों चाहते हो? रियो कहता है, बस ऐसे ही। फिर वो पूछता है, क्या तुम मुझे मैजिक स्टोन्स के बारे में बता सकती हो? सैरा उसे मैजिक स्टोन्स के बारे में सब कुछ समझाना शुरू कर देती है। तभी रियो एक और सवाल करता है, जो अभी अभी मॉन्स्टर्स मारे गए थे उन सभी के मैजिक स्टोन्स का कलर पेल क्यों था? ऐसा क्यों हुआ? सैरा उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो ये सारे मॉन्स्टर्स अभी अभी ही स्पॉन हुए होंगे, यानी कि बिल्कुल हाल ही में। इस पर रियो कहता है, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना कि इतने सारे गॉब्लिन्स एक साथ स्पॉन हो जाएं और उनके साथ साथ उनके जनरल्स भी हों। सैरा उसे सारी इन्फॉर्मेशन समझा रही होती है और दोनों आपस में ऐसे ही बातें करते रहते हैं। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां एक बंदा कहता है, मुझे लग रहा है कि हम इस डंजन में किसी और जगह टेलीपोर्ट हो गए हैं या फिर शायद हम कहीं और पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके सारे डिवाइसेस बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, मतलब वो लोग जरूरत पड़ने पर हेल्प भी मंगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही रिया अपने आसपास का एरिया देखती है, वो कहती है, ये जगह बिल्कुल सेंचुरी स्क्वायर जैसी लग रही है, जो कि एक हाई रैंक डिफेंसिव स्पेल होता है और जिसे सिर्फ हाई रैंक प्रीस्ट ही कास्ट कर सकते हैं। एबल कहता है, तो इसका मतलब हम सब एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। लिन से वो कहता है, अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पता लगाओ कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद लिन अपना मैजिक कास्ट करती है और पता लगाती है कि यहाँ से करीब 500 मीटर दूर लगभग 1000 ह्यूमंस मौजूद हैं। एबल ये समझ जाता है कि क्लिव और उसके साथी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। चलो उनकी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ ह्यूग ब्लड से मिलता है और ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि सारे के सारे एडवेंचरर्स 40वें फ्लोर से गायब हो चुके हैं और थोड़ी देर बाद वही दोबारा दिखाई भी दिए थे। ब्लड कहता है, हम वहां जाने का रिस्क नहीं ले सकते, वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लिफ की टीम पर लगातार अटैक्स हो रहे होते हैं और वो बचने के लिए शील्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इन अटैक से नहीं बच पाते। सामने से ढेर सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर क्लिफ कहता है, ये सब तो डेविल्स हैं। वो सब उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाते। तभी एबल और बाकी सभी वहां पहुंच जाते हैं। रिया उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और पहचान लेती है कि ये सारे डेविल्स हैं जो गॉड्स और एंजल्स के दुश्मन होते हैं और बेहद ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, यहाँ तक कि इन पर मैजिक का भी कोई असर नहीं होता। अब सारे मजिशियंस इन डेविल्स पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिया ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लगा था कि इन डेविल्स पर मैजिक बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन अब तो ये मर रहे हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम आर्थर होता है कहता है,
हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता। इसके बाद सारे मजिशियंस फिर से डेविल्स को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन सब लोग चिंता में होते हैं क्योंकि डेविल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उनका माना भी तेजी से खत्म हो रहा होता है। तभी अचानक उन सभी के पीछे एक और डेविल दिखाई देता है जो इन सबका बॉस होता है। आर्थर कहता है, हमारी सारी पावर खत्म होती जा रही है। एबल कहता है, तुम सब पीछे हट जाओ, अब हमारी बारी है। इतना कहते ही सारे लोग डीमंस पर टूट पड़ते हैं। वॉरेन सबके लिए रास्ता साफ कर रहा होता है। एबल अपनी स्वॉर्ड से डेविल्स को मारना शुरू करता है और बाकी लोग भी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। डेविल्स भी उन पर अटैक करते हैं, लेकिन वॉरेन आराम से उनके सारे अटैक्स ब्लॉक कर देता है। इसके बाद ये सब मिलकर डेविल्स को फिर से मारना शुरू करते हैं और उनकी हालत खराब कर देते हैं। फाइट धीरे धीरे और ज्यादा इंटेंस होती चली जाती है, लेकिन तभी अचानक लिन का माना पूरी तरह खत्म हो जाता है और अब वो फाइट नहीं कर सकती। फिर भी उनके सामने अब भी 6 डेविल्स बचे होते हैं। रिया एबल से कहती है, मुझे लग रहा है कि जो डेविल इन सबके पीछे है वो इनका प्रिंस है, क्योंकि उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग है। एबल भी सोचता है कि शायद यही वो डीमन लॉर्ड है जो अब तक अवेकन नहीं हुआ था। डीमन लॉर्ड को देखते ही एबल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, मैं प्रिंस को छोड़कर बाकी डेविल्स को खत्म करता हूँ। इतना कहते ही एबल आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी अचानक डेविल प्रिंस उन दोनों पर अटैक करता है और उन्हें पीछे धकेल देता है। फिर वो सीधे एबल के सामने आता है और उस पर जोरदार हमला करता है, लेकिन एबल बाल बाल बच जाता है। ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और काफी फास्ट भी। क्लिफ के साथी भी इस डेविल को हराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो टस से मस भी नहीं होता। बाकी डेविल्स फिर से सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे सब डरने लगते हैं और उनकी शील्ड भी टूटने लगती है। जैसे ही प्रिंस एबल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, एबल अपनी शॉर्ट स्किल 0 टर्न का इस्तेमाल करता है, लेकिन प्रिंस उससे भी आसानी से बच जाता है। और जैसे ही वो डेविल एबल को मारने वाला होता है, तभी अचानक एक जोरदार पत्थर ऊपर से गिरता है, जिस पर रियो खड़ा होता है। एबल उसे देखकर कहता है, रियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रियो कहता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अगर मैं इस डेविल को मार दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एबल कहता है, ये डेविल प्रिंस है, तो थोड़ा संभल कर। रियो हंसते हुए कहता है, अरे हाँ हाँ जो भी हो, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। ये तो एक नंबर का छपरी, नल्ला, बेरोजगार है। ये सुनते ही सारे डेविल्स भड़क जाते हैं और जैसे ही रियो आगे बढ़ता है, वे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन रियो आसानी से बच जाता है और अपने वाटर जेट से तीनों डेविल्स को एक ही वार में खत्म कर देता है। अब रियो सीधे प्रिंस के सामने खड़ा होता है और कहता है, तो चलो अब फाइट शुरू करते हैं। इधर नटालिया रियो को ढूंढते हुए उसे बताती है कि एबल और उसकी पार्टी डंजन में गायब हो चुके हैं। ये सुनते ही रियो शॉक्ड हो जाता है और तुरंत अपने आइस मैजिक से एक गाड़ी बनाता है और डंजन के पास पहुंच जाता है। वहां गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन रियो उन्हें साइड करता हुआ अंदर चला जाता है। ये सब हमारी कहानी का पास्ट होता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां डीमन लॉर्ड रियो पर अटैक करता है, लेकिन वो रियो के सामने बहुत स्लो साबित होता है। रियो एक ही स्लैश में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन वो खुद को फिर से रीजनरेट कर लेता है। वो कहता है, तुम सच में काफी इंप्रेसिव हो। फिर रियो कई सारे वाटर जेट से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस अटैक से उसका मैजिक स्टोन टूट जाता है और डीमन किंग मारा जाता है। एबल रियो को थैंक यू कहता है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। आर्थर रियो को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वे सब यहाँ क्या कर रहे थे। एबल रियो से कहता है, जिन्हें तुमने मारा है वे डीमंस नहीं थे, वे डेविल्स थे। ये सुनकर रियो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्या सच में ये सारे डेविल्स थे? इसके बाद ये सब डेविल्स के मैजिक स्टोन इकट्ठा करते हैं, जो दिखने में ब्लैक होते हैं। वे सब हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ब्लैक कलर के मैजिक स्टोन्स नहीं देखे थे। ये काफी यूनिक होते हैं। रियो कहता है, मैंने भी डेविल्स के बारे में सुना है कि वे स्पेस टाइम मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे कहीं भी अपीयर हो सकते हैं। फिर हमें कुछ एडवेंचरर्स दिखते हैं जो एक चीज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक लैंड रे वहां आ जाती है और सभी लोग उसे डीमन लॉर्ड समझ लेते हैं। लैंड रे कहती है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ और तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि ये जगह काफी प्योर है और यहीं पर डीमन लॉर्ड अपीयर होता है। तभी रोमन कहता है, मैं तुम्हें मारने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लिन रे मुस्कुराते हुए कहती है, ओह अच्छा, तुम मुझे मारोगे। अगले ही पल लिन रे अपनी स्वॉर्ड को डीमन के बॉडी के आर पार कर देती है। सारे डीमन को इंजर्ड करने के बाद वो सीधे उस चीज को कलेक्ट कर लेती है। फिर वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं डीमन लॉर्ड हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर आप सब एक साथ काम करो तो करंट डीमन लॉर्ड को आसानी से हरा सकते हो। रियो पूछता है, अगर तुम डीमन लॉर्ड नहीं हो फिर तुम कौन हो? लिन रे मुस्कुराती है, इस बारे में मैं भी पूरी तरह नहीं जानती, लेकिन हाँ, एक इंसान है जो मेरी तरह ही स्ट्रांग है। रियो सोचता है, क्या सच में कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे भी स्ट्रांग है? लिन रे कहती है, अरे हाँ, वो इंसान तुमसे काफी स्ट्रांग है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। इतना कहकर लिन रे वहां से चली जाती है। इसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं और एक और इंसान से मिलते हैं। आर्थर बताता है, कुछ टाइम पहले इस चीज से माना बाहर आ रहा था,
मैंने इसे एक मैजिकल बैग में कलेक्ट कर लिया। अब ना तो इसका माना बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से कोई माना इसमें आ सकता है। सारे अब डंजन से बाहर आ जाते हैं। एबल नटालिया को थैंक यू कहता है। शुक्र है कि तुमने रियो को अंदर भेजा। चलो अब सब सेफ हैं। इसके बाद आर्थर टेंट में आता है और ह्यूग को रियो के बारे में सारी बातें बताना शुरू करता है। ह्यूग पूछता है, आखिरकार रियो कौन है और वो इतना स्ट्रांग कैसे है? आर्थर कहता है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, बस इतना पता है कि उसने डंजन में काफी सारे डेविल्स को आसानी से मार दिया। दोनों ये जानकर संतुष्ट होते हैं कि रियो अभी उनकी साइड है और वो उन्हें खतरा नहीं बनेगा। अगले सीन में रियो भटकते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी उसे करी की खुशबू आती है और वो उसे खींचते हुए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां उसे सारा मिलती है। रियो पूछता है, क्या तुम पहले से इस जगह के बारे में जानती हो? सारा कहती है, अरे नहीं, बस खुशबू आई और मैं यहाँ आ गई। खाना आने से पहले दोनों थोड़ी बातें करते हैं। खाना उन्हें बहुत पसंद आता है। खाना खत्म होने के बाद दोनों बाहर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब एक फ्रेंडली बैटल करेंगे। अगले सीन में उन्हें अरीना में दिखाया जाता है। सारा कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर फाइट करने की भूख अभी शांत नहीं हुई है। रियो थोड़ा हैरान होता है, ये सब तुम कैसे जान रही हो? सारा कहती है, मैं भी मैजिक और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती हूँ और तुम्हारे मूवमेंट मेरे लिए काफी फेमिलियर हैं। फिर दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वे एक दूसरे पर खतरनाक अटैक्स कर रहे हैं और आराम से डॉज भी कर रहे हैं। सारा कहती है, तुम सच में काफी तेज हो। रियो मुस्कुराता है, हाँ, लेकिन तुमने मेरा अटैक डॉज किया, ये बड़ी बात है। आज तक कोई नाइट मेरे अटैक को डॉज नहीं कर पाया। सारा और भी सीरियस होकर अटैक करती है और रियो बड़े आराम से सब डॉज करता है। अंत में सारा रियो को हरा देती है और गले लग जाती है। वो कहती है, तुम सच में अमेजिंग हो। रियो मुस्कुराता है, मैंने बस वही किया जो मेरे मेंटोर ने मुझे बताया था। वैसे तुम्हारी मेंटोर कौन है? सारा कहती है, फेरी किंग। रियो सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी अचानक एक मेड आती है और कहती है, आपकी ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। सारा वहां से चली जाती है और जाते जाते कहती है, ये इंसान काफी इंपॉर्टेंट है, इसे सुरक्षित घर छोड़ देना। रियो के घर जाने के लिए कैरेज रेडी है। जैसे ही वो अंदर जाता है, ह्यूग पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। ह्यूग कहता है, आर्थर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन जिस तरह तुम अंदर गए वो पनिशेबल है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये पनिशमेंट एक क्वेस्ट है जिसमें रियो को कुछ मर्चेंट्स को एक जगह पर ले जाना है और वहां से सेफली वापस लाना है। जाने वाली जगह का नाम है विटनेस। नील्स सबको बताता है, मेरे होम टाउन अबाली ने एक हंटिंग रिक्वेस्ट भेजा है। ये डी रैंकर्स के लिए है और मैं चाहता हूँ कि रियो मेरा साथ दे। रियो रेडी हो जाता है क्योंकि सामना स्केलेटन से होने वाला है और वो इसके लिए खुश है। नील्स ये बातें ह्यूग को भी बताता है, लेकिन वो मना कर देता है। ह्यूग कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है? और इससे पहले 2 पार्टियां वहां गई थी, एक डी रैंक और एक ई रैंक, लेकिन कोई मिशन पूरा नहीं कर पाया। कुछ टाइम बाद सब मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सारे लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं। अंजैस उन्हें मेयर के पास ले जाता है। मेयर खुश होते हैं और पूछते हैं, अरे ओए, ये तीनों कौन हैं? ये तीनों मेरे दोस्त हैं, ईटो, एमन और रियो। सभी एक साथ बैठते हैं और मेयर को बताते हैं कि वे यहाँ क्यों आए हैं। मेयर उन्हें सारी कहानी बताते हैं, पहले स्केलेटन को कहाँ स्पॉट किया गया था, फाइट कैसे शुरू हुई और ये रिक्वेस्ट कैसे डाली गई। वे बताते हैं कि इससे पहले भी जो पार्टीज आई थी उन्होंने बहुत खून खराबा किया, इसलिए गांव के लोग नई पार्टीज को सपोर्ट नहीं करते। कहानी खत्म होने के बाद तीनों रूम में जाते हैं। वहां नील्स का छोटा भाई दिखाया जाता है जो बहुत खुश है कि नील्स अब एक एडवेंचरर बन चुका है और ऐसे लोगों के साथ है जिन पर वो भरोसा करता है। नील्स कहता है, हम सभी को हंटिंग के लिए परमिशन मिल चुकी है। पहले गॉब्लिन्स के पास चलेंगे, फिर स्केलेटन के पास। हमारे गार्डियन बीस्ट ईस्टर्न वुड्स में रहते हैं। आज तक मैंने उन्हें देखा नहीं। रियो के मन में कुछ अजीब सी हलचल होती है। नील्स पूछता है, रियो तुम क्या सोच रहे हो? रियो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, कुछ नहीं। अगली सुबह मेयर सभी को उस जगह लेकर जाते हैं जहां पहली बार गॉब्लिन्स को देखा गया था। वहां गॉब्लिन्स के पैरों के निशान हैं, जिससे साफ पता चलता है कि पास ही उनका डेन है। रियो सेंस करता है कि पास ही 10 गॉब्लिन्स उनकी तरफ आ रहे हैं। नील्स कहता है, हम उन्हें जान से मार देंगे, सिवाय एक के जो हमारे काम आ सकता है। गॉब्लिन्स आते ही सभी अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। वे उन्हें मारते हुए उनके डेन तक पहुंचते हैं और सभी को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी गॉब्लिन्स का जनरल आता है। रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके जनरल को नीचे गिरा देता है। इसके मैजिक स्टोन को कलेक्ट करने के बाद सभी दोबारा गांव में लौटते हैं। वहां मेयर उन्हें एक लेडी से मिलवाते हैं, विलेज की एडवाइजर मिस्ट्रेस नासू। वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। रियो को लगता है कि वे गार्डियन बीस्ट से मिलने जा रहे हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, नासू के पास एक पेंडेंट है, अर्थ मदर गॉडेस का। वो बताती हैं, मैं हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती हूँ, तुम लोग इंचांटेशन और स्पेल्स करते हो, हम ऐसा नहीं करते। वे गार्डियन बीस्ट के केव के बाहर आते हैं। सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो एक फैनर है। गार्डियन बीस्ट रियो को देखकर कहता है, मेरा नाम कुशन है, तुम्हारा नाम क्या है? नासू भी हैरान हो जाती हैं कि पहले गार्डियन बीस्ट ने अपना नाम रियो को बताया। कुशन सभी को स्केलेटन के बारे में बताता है।
यहाँ 30 स्केलेटन है, लेकिन एक और स्केलेटन है जो बहुत खतरनाक है। मैंने उसे श्राइन में कैद किया है, लेकिन इसे लंबे समय तक श्राइन में रखना पॉसिबल नहीं है। जब तुम इन 30 स्केलेटन को मार दोगे तो मैं उसे रिलीज कर दूंगा ताकि तुम उसे भी मार सको। सभी 30 स्केलेटन को मारते हैं और श्राइन के गेट को ओपन कर देते हैं। उसके अंदर से एक खतरनाक आर्क स्केलेटन बाहर आता है। गार्डियन बीस्ट सही मौके का इशारा करता है और स्केलेटन आजाद हो जाता है। रियो मैजिक से जमीन को बर्फ में बदल देता है, जिससे स्केलेटन नीचे गिर जाता है। रियो और नील्स मिलकर उस पर अटैक करते हैं। स्केलेटन काफी खतरनाक है, लेकिन दोबारा खड़ा होने में उसे मुश्किल होती है। नील्स उसके सर पर अटैक करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर नील्स उसके नेक पर अटैक करके उसे मार देता है। सभी अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि सामने एक स्टैचू है जिसमें एक पार्ट मिसिंग है। वे समझते हैं कि केव कहीं से पावर को डिराइव कर रही है। नासू कहती हैं, चलो बाहर चलते हैं, मैं अपनी सॉर्सरी से केव को सील कर दूंगी। सभी बाहर आते हैं और उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। वे काफी खुश हैं। 2 नाइट्स प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही प्रैक्टिस खत्म होती है, एक बंदा आता है और कहता है, सुनो, कमांडर तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। अगले पल कमांडर आती हैं और कहती हैं, मैं और लेफ्टिनेंट 2 महीने के लिए विटनेस जा रहे हैं। जब मैं लौटूंगी तुम सभी में काफी इंप्रूवमेंट चाहिए। इतना कहकर वो चली जाती हैं। वो एक इन्फर्नो मैजिशियन है। सभी कैरेजेस विटनेस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रियो और नील्स भी तैयार हैं। रियो पूछता है, क्या तुम सच में अपनी पार्टी का नाम रूम 10 रखना चाहते हो? अरे हाँ, ये नाम सच में बहुत अच्छा है और ये हमें बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद वो बताता है कि विटनेस में एक फेस्टिवल होने वाला है जो हर 5 साल में एक बार होता है और रियो ये नाम सुनते ही बहुत खुश हो जाता है। यानी उसकी एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाती है। अब वे उस जगह पर पहुंचते हैं और मर्चेंट उनसे कहते हैं कि हम लन के लिए 10 दिनों बाद रवाना होंगे, तब तक तुम सभी फ्री हो। ये सुनते ही वे सभी बाहर निकलकर फेस्टिवल का मजा लेने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे कैरेजेस एक साथ रुके हुए हैं और यहीं हमें फिर वही बंदा दिखाई देता है, यानी इन्फर्नो मैजिशियन, जिसका नाम ऑस्कर है। इसी समय कासल में भी सभी लोग पार्टी का आनंद ले रहे होते हैं। यहाँ डेबुया एम्पायर का 3rd प्रिंस कोनार्ड भी मौजूद है। क्रिम्सन पार्टी भी आ चुकी है और एबल उन सभी का नेतृत्व कर रहा है जब तक कि हग नहीं पहुंचते। उनके आने के बाद ही एबल फ्री होगा। रिया इन सभी को इन्फर्नो मैजिशियन के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि ये इंसान बेहद शक्तिशाली है, जिसने एक साथ 1000 ट्रूप्स को आसानी से खत्म कर दिया था और यहाँ तक कि वाइवन को भी एक झटके में मार डाला था। ये सारी बातें कहने के बाद दोनों पार्टीज अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रियो यहाँ से निकलता है, इन्फर्नो मैजिशियन उसके सामने आ जाता है। रियो उससे टकराने से थोड़ी देर बच जाता है। ऑस्कर कहता है, मुझे माफ करना। रियो उत्तर देता है, कोई बात नहीं। इस जगह पर भीड़ काफी ज्यादा होती है और ऑस्कर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि कोनार्ड की मुलाकात एबल से होती है और दोनों अच्छे से बातचीत कर रहे होते हैं। कोनार्ड कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं पहले भी तुम्हारे जैसे किसी इंसान से मिल चुका हूँ। प्रिंसेस फियोना अपने बेड पर लेटी होती हैं और ये बंदा उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी ऑस्कर एक बंदे के साथ आता है और काफी सारा खाना लेकर आता है। ऑस्कर अपने मैजिक से उसे तुरंत गर्म कर देता है और प्रिंसेस धन्यवाद देती हैं, थैंक यू मास्टर। इन सभी ने आर्चरी कंपटीशन में भाग तो लिया, लेकिन किसी का निशाना भी टारगेट पर नहीं लगता। एबल ये देखकर सोचता है कि इन्हें देखकर उसे अपना बचपन याद आ रहा है। रियो कहता है, अब निशाना लगाने की तुम्हारी बारी है। जब एबल निशाना लगाता है तो सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि तीर सीधा निशाने पर लगता है। सैरा भी रियो को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आता। वो लाइब्रेरी में उसे खोज रही थी, लेकिन नीना कहती है कि रियो अभी टाउन में नहीं है और आने में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है। ये सुनते ही सैरा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो उदास होकर वहां से चली जाती है। फिर हमें फिर से रियो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो एक बोट रेस में हिस्सा ले रहे हैं। रियो दूर से उन्हें नोटिस कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही रेस शुरू होती है, नील्स और डैन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपनी अपनी बोट्स और चप्पू तोड़ देते हैं और लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर अचानक उनकी बोट्स आपस में टकरा जाती हैं और वे सभी पानी में गिर जाते हैं, जिससे वे रेस में लास्ट आते हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है कि लास्ट आने के बावजूद उन्हें रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि उन्होंने जनता को खूब एंटरटेन किया। हालांकि वे रिवॉर्ड के लिए अभी भी लड़ रहे होते हैं। अब वे सभी एक शिप को नोटिस करते हैं जिसकी बनावट थोड़ी अजीब होती है। तभी हग आते हैं और बताते हैं कि ये शिप रेन शूटर है। ये शिप खास इसलिए है क्योंकि ये विंड मैजिक और वाटर मैजिक के कॉम्बिनेशन से बनी है। विंड मैजिक इसे पानी के ऊपर बनाए रखता है और वाटर मैजिक इसे पानी के लेवल पर नियंत्रित करता है। फिर वे सभी एक शॉप में जाते हैं क्योंकि ईटो को एक क्रॉसबो चाहिए ताकि वो फाइट में मदद कर सके। दुकानदार कहता है, अरे बच्चे, तुम ये वाला ले सकते हो, इससे एक बार में कई एरो शूट कर पाओगे। ईटो को ये क्रॉसबो बहुत पसंद आता है। इसके बाद हम 2 संदिग्ध बंदों की बातचीत सुनते हैं। पहला बंदा कहता है कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। दूसरा बंदा पूछता है कि फेस्टिवल से कौन कौन लोग वापस गए।
हग वापस जा चुके हैं, लेकिन उनका प्रॉक्सी एबल अभी भी मौजूद है। वो कहता है कि चिंता मत करो, हम सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक अंजाम देंगे। ये दोनों अभी भी कासल में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी कोनार्ड की छोटी बहन फियोना आती है और कोनार्ड उसे एबल से मिलवाता है। वो बताता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, इसका नाम एबल है और ये बी रैंक का एडवेंचरर है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा कासल एक प्रोटेक्टिव शील्ड से सुरक्षित किया गया है। एबल सोचता है, मेरी स्वॉर्ड कहाँ है? चलो छोड़ो, ये कासल सुरक्षित है, शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी उसकी वायरिंग में दिक्कतें आने लगती हैं, जिससे प्रोटेक्टिव लेयर गायब हो जाती है। फिर हमें ऑस्कर का एक पास्ट दिखाया जाता है। जब वो बच्चा था, वो सभी की मदद करता था, यहाँ तक कि अपनी मॉम के खाना बनाने में भी वो अपनी फायर मैजिक से आग आराम से जला देता था। जंगल में हंटिंग करने के बाद रात को वे आराम से बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक बंदा आता है और बताता है कि बहुत सारे बैंडिट्स आ रहे हैं और उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये सुनते ही गांव वाले उनसे लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। ऑस्कर के पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि वो फाइट से दूर रहे और कहीं छुप जाए, लेकिन ऑस्कर यहाँ रहकर सारे बैंडिट्स को भगाने का प्लान बनाता है। तभी अचानक एक बैंडिट अंदर आता है और डोर खोल देता है, जिससे सारे बैंडिट्स अंदर घुस जाते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। एक बैंडिट ऑस्कर की माँ को भी मार देता है। ऑस्कर अपने फायर मैजिक से उसे भूनने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान टस से मस नहीं होता। जैसे ही कोई ऑस्कर को बचाने के लिए अंदर आता है, वो बैंडिट उसका काम तमाम कर देता है। सभी लोग अब आपस में बात कर रहे होते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो, क्योंकि बहुत सारे वुल्फ्स आ रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुल्फ्स का झुंड आ जाता है और वे गांव वालों पर हमला कर देते हैं। एक बंदा ऑस्कर के पास आता है और कहता है कि वुल्फ्स बहुत आ गए हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मेरे मॉम और डैड दोनों मरे जा चुके हैं, तो मुझे भी मरना है। वुल्फ्स उन्हें घेर लेते हैं। ऑस्कर कहता है, बच्चे तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं संभाल लूंगा। जैसे ही ऑस्कर भागने की कोशिश करता है, उसके सामने भी वुल्फ्स आ जाते हैं और बचते बचते वो पानी में गिर जाता है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है और सामने एक बंदा बैठा होता है। वो कहता है, मेरा नाम ल्यूक है और तुम मुझे एल्डर कह सकते हो। उसके बाद वो नदी किनारे प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे काफ़ी ताकतवर बन जाता है। एक दिन वो देखता है कि पूरे मैंशन में आग लगी है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो बंदा मौजूद होता है जिसने उसके गांव पर हमला किया था। ऑस्कर उसे मार देता है। हालांकि वो उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सफल नहीं होता। सीन बदलता है। अब ऑस्कर की हालत खराब होती है और उसके दिमाग में केवल 2 नाम होते हैं, पॉच और बॉस्कोना, वही नाम जो उसे हर बार गांव पर अटैक के दौरान सुनाई देते थे। मैंशन में फायर अटैक हो रहे होते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। फियोना अपने हीलिंग मैजिक से भाई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो चुका होता है। इमरजेंसी सिग्नल लॉन्च होता है और सभी लोग इसे देख लेते हैं। साथ ही रियो ही कासल में अटैकर्स घुस चुके होते हैं। ऑस्कर वहां आकर अटैकर्स को मार देता है। कोनार्ड और फियोना भी मुकाबला कर रहे होते हैं। अटैकर्स जब जोरदार अटैक्स करते हैं, फियोना एक शील्ड बना लेती है और दोनों बच जाते हैं। फिर कुनार्ड पर एक स्पेशल स्पेल कास्ट किया जाता है। फियोना को इसका पता चलता है और वो कुनार्ड को धक्का देती है, खुद सामने आ जाती है। ये वोल्केनो स्पेल काफ़ी खतरनाक होता है। ऑस्कर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब फियोना इसके अटैक की चपेट में आती है। हेमन और बाकी लोग अटैकर्स को संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। लेको मार देता है और फियोना को सुरक्षित जगह पर ले जाने की बात करता है। फिर ऑस्कर आ जाता है और सोचता है कि ये तीनों भी अटैकर्स हैं। वो गुस्सा हो जाता है। रियो आराम से पार्टी एंजॉय कर रहा होता है और उसे कासल की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑस्कर उन्हें लास्ट वार्निंग देता है और फिर जोरदार अटैक करता है, लेकिन एटो सेंचुरी का इस्तेमाल करके सभी को बचा लेता है, हालांकि खुद घायल हो जाता है। ऑस्कर बार बार अटैक करता है। हर अटैक पहले से ज्यादा ताकतवर होता है। अगला अटैक करते समय उसकी राह में आइस बॉल आती है जो अटैक को रोक देती है। ऑस्कर चिल्लाता है, तुम मेरे दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो? बच्चे साइड हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मारना होगा। फिर दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू होती है। ऑस्कर रियो पर लगातार खतरनाक अटैक्स करता है, लेकिन रियो भी अपनी तरफ से कच्ची गोलियां नहीं खेलता और अटैक्स को आराम से ब्लॉक और काउंटर करता है। वो अपनी स्वॉर्ड से ऑस्कर पर अटैक करता है, लेकिन ऑस्कर उसे रोक लेता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और गुस्से में हैं। तभी एबल आता है और दोनों को शांत करता है। वो ऑस्कर को समझाता है कि चारों अटैक में शामिल नहीं थे, लेकिन रियो अभी भी गुस्से में है और कहता है कि उसने दोस्तों के साथ जो किया उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सुन ऑस्कर का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन रियो बच जाता है। एबल फाइट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रियो कहता है कि वो सामने से हटे नहीं। रियो अपना अटैक करता है, बीच में रोकता है और एबल से पूछता है, तुम सामने क्यों नहीं हटे? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वॉर हो, प्लीज इसे यहीं खत्म करो। ऑस्कर अब अपनी स्वॉर्ड वापस म्यान में रख देता है। सीन बदलता है। अब सभी सही स्थिति में है। एबल आता है और कहता है कि उसने प्रिंस और प्रिंसेस को सारी बातें बता दी हैं। ऑस्कर ने भी माफी मांग ली है। इसे सुनकर तीनों को चैन की सांस मिलती है। वे सभी वहां से निकल जाते हैं, बातें करते हुए कि एस्कॉर्ट जॉब पूरी हो गई।
रियो कहता है कि जॉब पूरी नहीं हुई जब तक हम सुरक्षित घर नहीं लौटते। सैरा अब भी रियो के बारे में सोच रही होती है और अपने आप से पूछती है कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। फिर वो करी शॉप में आती है और रियो को देखकर खुश होती है। दोनों काफी बातें करते हैं। सैरा उसे लाइब्रेरी के एक हिस्से में ले जाती है जहां जाने के लिए कम से कम बी रैंक होना जरूरी होता है। वो कहती है, मैंने तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी निकाली है। रियो सारे नोट्स आराम से कॉपी कर लेता है। सैरा बताती है कि वो लॉर्ड के लिए काम करती है, इसलिए उसकी सारी एंट्री फीस माफ है। रियो थोड़ा हैरान होता है, क्या सच में लॉर्ड के लिए? अब दोनों इस स्पेल को डिकोड करने की बातें कर रहे हैं जो केवल ट्रांसक्राइबिंग से ही संभव है। सैरा सोचती है कि क्या उसे ये पूछना चाहिए कि ये कितने साल पुराना है। तभी सैरा रियो को बताती है कि वो 200 साल की हो चुकी है। रियो हैरान होकर पूछता है, क्या ये सच में सही है? सैरा मुस्कुराते हुए कहती है, अजीब मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अब भी काफी प्रिटी हो। इसके बाद दोनों ट्रांसक्राइबर के पास जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एबल से होती है। एबल पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सैरा कहती है, वैसे ही ये मेरी टीचर है और हाँ, ये मेरा स्टूडेंट है। एबल के जाते ही सैरा रियो से कहती है, तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना? रियो मुस्कुराकर जवाब देता है, तो चलो कहो कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। सैरा खुश होकर कहती है, अरे हाँ, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अब रियो एबल के पास आता है और कहता है कि वो एक अलग बड़ा घर चाहता है जिसमें बड़ा यार्ड हो ताकि वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सके। सच में रियो के पास काफी पैसा है क्योंकि उसने वाइवन के मैजिक स्टोन्स बेच दिए थे, इसलिए अब बजट की कोई कमी नहीं है। एबल कहता है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर वो रियो को एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के पास ले जाता है जो पहले रियो को कोई भी घर देने से मना कर रहा था, लेकिन एबल ने उसे बताया कि रियो कौन है और वो मान जाता है। अगले सीन में वे शहर से थोड़ी दूरी पर प्रॉपर्टी देखने जाते हैं। रियो उसे अच्छे से चेक करता है और पाता है कि ये एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जो उसे बहुत पसंद आता है। वैसे बच्चों, इस घर की कीमत 5 करोड़ फ्लोरेंस है। गॉड भी जानते हैं कि रियो और ऑस्कर के बीच पहले ही कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और आगे ये और भी खतरनाक हो सकता है। सच में रियो को चाहिए था कि उसकी जिंदगी सेफ और पीसफुल रहे, लेकिन ये अब उससे काफी दूर है और आगे चलकर इसमें और भी मजा आने वाला है। रियो और ऑस्कर को हम दोबारा आमने सामने देख सकते हैं। अगर उनकी फाइट दोबारा होती है तो लेवल काफी हाई होने वाला है। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप हमारे अगले न्यू और फ्रेश वीडियो मिस ना करें। तो तब तक के लिए एनिमे प्राइम के साथ बने रहो। कीप वॉचिंग और टाटा बाय बाय।